अस्सलाम वालेकुम फरूख, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम। खबर आ रही है आवाज जी। जी, गुड, ग्रेट। बस अभी 2-3 मिनट में शुरू कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। जी ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वेबिनार का बकायदा आगाज करते हैं। हस्बैंड वाइफ में सबसे पहले पीएच डेक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसके बाद जो हमने पोटैटो पे एक्टिविटीज की हैं वो थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर अजीम साहब मौजूद हैं, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम डॉक्टर जो हैं फरूक अजीम साहब जो हैं फौजी फ्रेश एंड फ्रीज से, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज के वेबिनार की जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं वो करें। तो मैं पीएच डेक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो टी डैप के मातहत अपने फराइज अंजाम दे रही है। अगर हम इसके विजन और मिशन की बात करें, इसका क्रक्स बयान करें, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना है, वैल्यू एडिशन पे हमने काम करना है, और कौमी जो हमारी जीडीपी है उसमें हमने इसका इजाफा करना है। अगर हम पीएच डेक के मकासद की बात करें कि इसका मकसद क्या है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम डेली भी बताते हैं वेबिनार्स में, कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, और हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट में जो हमारे हॉर्टिकल्चर के लॉसेज हैं 35 to 40%, उसको हमने कम करना है। और ये उस वक्त तक कम नहीं हो सकते जब तक हम अपनी वैल्यू एडिशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे। हॉर्टिकल्चर की आपको पता है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पेरिशेबल है, तो उसके लिए हमें वैल्यू एडिशन पे काम करने की बहुत जरूरत है। और अभी अभी हमने वैल्यू एडिशन के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट भी कर दिया है, और इंशाल्लाह इसको आगे भी लेके चल रहे हैं। जिस तरह हमारा मैंगो का डिहाइड्रेशन यूनिट मुल्तान में लग गया है, टंडोजाम में लग गया है, इस तरह चिलीज के हमारे ड्रायर्स लग चुके हैं उमरकोट में, अभी हमारा जलालपुर पीरवाला में भी लगाने का प्लान है। इस तरह हमारा सर्टिफिकेशन का प्रोजेक्ट आ रहा है, पैकिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये सब वैल्यू एडिशन से को रिलेट है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि पोटैटो की अब तक हमने क्या एक्टिविटीज की हैं, तो पिछले एक साल में हम इसके तकरीबन 11 से 12 ऑन गोइंग जो फिनियोलॉजिकल साइकिल के वेबिनार्स हैं वो वक्तन फवक्तन हम करते रहते हैं। ये उनकी डिटेल है, उसमें जो भी इशू आता है ग्रोवर्स की तरफ से। ये काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियंस से अपने आप को म्यूट कर ले। तो हम वक्तन फवक्तन वेबिनार्स करते रहते हैं। जो भी अगर हमें क्यूरी आ जाए किसी ग्रोवर से, किसी एक्सपोर्टर से, तो हम उसको ऑन बोर्ड लेते हैं और हम उस पर वेबिनार करते हैं। इसके अलावा हमने फिजिकल एक्टिविटीज पोटैटो की हैं, इसके हब में जाके उकारा, साहिवाल में, दीपालपुर में। इसके अलावा हमने इसका एक क्या कहते हैं किताबचा भी बनाया, जिसमें हमारी सीडलिंग से लेके इसकी हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, इसके न्यूट्रिएंट्स, इसके इरिगेशन, सब कुछ उसमें कवर है, और ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। ये तो है आज का इंट्रोडक्शन। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अजीम साहब से कि वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें सर, और उसके बाद फिर हम अपनी आज की प्रेजेंटेशन का आगाज करेंगे सर। सर आप म्यूट हैं। सर माइक खोलिएगा प्लीज। अब मेरी आवाज आ रही है। जी बहुत हाँ। शुक्रिया डॉक्टर नैन एंड खबर। आपने अच्छा किया, आपने थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिया पीएच का। और दूसरा, पर्टिकुलरली पोटैटो सेक्टर में कितनी सारी जो है जो हमारे वेबिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, हम कर चुके हैं। बल्कि हम एक सेशन जो है सर्टिफिकेशन पे भी इसी में वो होगा, शामिल होगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हम इनके जो चैम्बर्स के साथ भी काड़ा में कर चुके हैं, और जिसमें हम चाह रहे थे कि इसकी जो है हाई एंड मार्केट में पोटैटो को जो है अदर दैन जिस वक्त तक हमारी आउटरीच है एक्सपोर्ट की, उसको हम बढ़ाएं। उसमें भी हमारा फोकस है। और दूसरा एक चैलेंजेस हम सब जानते हैं, मेरा ख्याल है हमारी जो टीम है, पर्टिकुलरली खावर, कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व है कि इस वक्त जो एक बॉर्डर सिचुएशन है, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर क्लोज हुआ है, उसके बाद जो चैलेंजेस आए हैं,
जिसमें हमें नए रूट भी वो तलाश करने पड़े हैं एनएलसी के साथ मिलकर। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर की अपनी डायरेक्ट इन्वायरमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट है। तो ये जितने इसको रिजॉल्व करने के लिए और नई इवन मंडियां तलाश करने में भी इस सिनेरियो में कि जब सप्लाई, हम सब जानते हैं कि सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इस साल हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने एक कोई क्लस्टर, पोटैटो क्लस्टर पे कोई 2017-18 में काम किया था। तो उस वक्त भी 4 मिलियन टन हम प्रोडक्शन करते थे। तो प्री लास्ट ईयर की जो हमारी थी फिगर्स हैं वो 8 मिलियन की थी। इस साल की जो फिगर है वो 12 मिलियन पे है। लेकिन एक इसमें जो लम्हा फिक्रिया है, वर्थ कंसिडरेशन जो चीज़ है, ये ज़्यादातर जो है ये एरिया इंड्यूस्ड जो है ना, ये प्रोडक्शन है या ये प्रोडक्टिविटी है। हमारी प्रोडक्टिविटी उस तरह से नहीं बढ़ी। और उसमें हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सीड है। अगर सीड की जो, जिस तरह हम जो भी इस वक्त ज़्यादातर हमारी डिपेंडेंस जो है ये इम्पोर्टेड सीड पे है। हम डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे। और जो सीड हम यूज़ भी कर रहे हैं, फार्मर कर रहे हैं, वो भी जनरेशन 6, 7 का 8 का है। तो उसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा अपना, मेरा दिल तो नहीं करता कि मैं अपनी कोई खूबी बयान करूं। तो ये 2019-20 में मैं चेयरमैन था, तो हमने ये कोपिया के साथ एक वादा किया था और ये अगस्त में उनकी फैसिलिटीज लगना शुरू हुई थी। उस वक्त कोविड भी था। और मैं अप्रिशिएट करूंगा हाईली जो कोपिया की, जो कोरिया की जो टीम थी, जो उन्होंने ड्यूरिंग कोविड भी काम किया। और वहाँ जो इस वक्त फैसिलिटीज है, तकरीबन तीन तीन इस वक्त एरोपानिक की जो है पोटैटो सीड मल्टीप्लिकेशन की जो मिनी ट्यूबर्स बनाने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। फर्क ये है कि कन्वेंशनली जो एक प्लांट है जो वो तकरीबन प्रोड्यूस करता है, टिश्यू कल्चर बेस्ड प्लांट, वो कन्वेंशनल जो हमारा सिस्टम है ओपन फील्ड में जो हम सीड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 7 से 8 ट्यूबर्स आते हैं। तो जो एरोपोनिक में जो ट्यूबर्स आते हैं उनका नंबर मैनी टाइम्स हायर है। ये तकरीबन 30 से 50 ट्यूबर जो है उस टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इस वक्त वो फैसिलिटी जो है 35 वहाँ इस वक्त ग्रीन हाउसेज या उनके स्क्रीन हाउसेज भी लग चुके हैं, जो कि डिजीज फ्री प्रोड्यूस करने के लिए स्क्रीन हाउसेज का होना बहुत ज़रूरी है कि वो सीड प्रोडक्शन के दौरान में उसमें कोई वायरस या कोई इंसेक्ट पेस्ट इंड्यूस्ड वायरसेस वहाँ ना हो। तो वो सारी फैसिलिटी वहाँ लगी हुई है। और ये मैं थोड़ा सा अपने जो सुनने वाले हैं उनकी थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सीड प्रोडक्शन की वो एनएआरसी में लगी हुई है। तो इसमें तकरीबन उनकी दो जो उनके हैं एरोपानिक की जो टनल्स हैं, 3 हैं। दो जो हैं वो ऑलमोस्ट ये कह लें आपके जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है, अपना किसी भी टाइम पे साल के किसी भी हिस्से में पोटैटो जो है सीड जो है प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उनको मजबूरी नहीं है कि हम हॉलैंड से लाएंगे और फिर जाके जनवरी फरवरी में काश करेंगे और उसके बाद आपको सब पता है कि वो सीड की क्वालिटी क्या होगी, मसाइल क्या होंगे। तो ये प्रीवियस हमारे सिस्टम में ये मजबूरी है। तो अब ये G1 जनरेशन 1 जनरेशन 2 का सीड किसानों को अवेलेबल भी है, उन्होंने सेल भी किया है। और 1,60,000 टन उनका टारगेट है एनुअली प्रोड्यूस करने का सीड को जो। और पेप्सिको के साथ भी पीआरसी एनएआरसी काम करती रही है। मुझे इस तरह याद है कि इनकी जो डिजीज इंडेक्सेशन थी वो उसमें हम पीआरसी एनएआरसी से जो हमारे पैथोलॉजिस्ट थे उनका एक रोल होता था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज फारूक साहब ऑन बोर्ड हैं। और हम उनसे जानना भी चाहेंगे कि उनकी, वो बताएंगे भी हमें कि सीड, पोटैटो सीड बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्वालिटी सीड होगी। और उसके बाद फिर ये है कि जो इस वक्त इंटरनेशनल डिमांड है जिन वैरायटीज की जो इस वक्त फ्री हो गई हैं और सर्टिफिकेशन रजीम से, आप लाइसेंसिंग रजीम से, वो वैरायटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं पाकिस्तान में और वो बड़ी प्रॉमिसिंग वैरायटीज हैं। और खासतौर पर जो इंटरनेशनल डिमांड है उस वाला जो सीड की सप्लाई है, क्योंकि हम कन्वेंशनल जो हमारी वैरायटीज हैं उनके जरिए से, और उसके बाद अगर हमने प्रोसेस ग्रेड का, प्रोसेसिंग ग्रेड का प्रोड्यूस करना है पोटैटो, जो कि अब वैल्यूएशन के हवाले से भी जुल्कर ने बात भी की है, उस पर फोकस भी होना चाहिए। क्योंकि फ्रेश में हमने देख लिया कि हम एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकते। अल्टीमेटली प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग का जो पोटैटो है वो डिफरेंट है। तो इस वक्त हम जानना चाहेंगे हम सारे के जो कौन सी इस वक्त उसकी सीट की अवेलेबिलिटी की क्या सूरत है और उसकी डिमांड की क्या सूरत है इंटरनेशनल। और हम कितना जो है आने वाले वक्त में हम प्रोसेसिंग टाइप का जो पोटैटो है उसको हम कितना आगे बढ़ा पाएंगे। मैं इसी बैकग्राउंड के साथ मैंने कहा चंद एक चीज़ें मैं शेयर कर, मुझे मेरे नज़र में
तो इंशाल्लाह हम आज ये फायदा उठाएंगे फारूक साहब की एक्सपर्टीज से, एक्सपीरियंस, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो एक एक्टर्स कह लें या वो एक पार्टनर है इस अपना वैल्यू चेन के, पोटैटो वैल्यू चेन के। तो फ्रॉम माय साइड थैंक यू। ओवर टू खावर या जुल्करनैन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो आज का वेबिनार है और जो पोटैटो सीड के जो स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बात की, और जो कोपिया या पीएआरसी का जो कंट्रीब्यूशन है सीड की डेवलपमेंट के ऊपर उसके ऊपर भी बात की। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सीड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर हैविंग गुड क्वालिटी और अच्छी यील्ड, जो कि ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए चाहिए होता है बल्कि इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट के अंदर परफॉर्म करने के लिए उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए चूंकि पोटैटो क्रॉप जो है उसकी हार्वेस्टिंग इन प्रोग्रेस है, और नेक्स्ट ईयर की क्रॉप जो है उसको लेने के लिए फार्मर्स मोस्टली फार्म फील्ड से सीड जो हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं या रिटेन कर रहे होते हैं फॉर नेक्स्ट क्रॉप। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है सप्लाई चेन के अंदर, जिससे फार्मर्स को नेक्स्ट क्रॉप की तैयारी भी साथ साथ करनी होती है, और साथ जो मार्केट के लिए चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो उसके लिए भी प्रोड्यूस बनानी होती है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए पीएच डेक ने आज का जो ये सेशन है वो प्लान किया कि जो हमारी इंपोर्ट सीड की इंपोर्ट है वो तो बहुत कम है उस लिहाज से जो हमारी ज़रूरत है। ऑल्दो हम सारा सीड इंपोर्ट कर रहे होते हैं जो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होके फिर फाइनल G6-7 के अंदर जाके कन्वर्ट होता है, बट जो हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है 12-13 लाख टन की सीड की, उसका हम 10% भी इंपोर्ट नहीं करते। इसके ऊपर फारूक अजीम साहब डिटेल में बात भी करेंगे, और जो खास तौर पे नेक्स्ट ईयर की नेक्स्ट सीजन की क्रॉप के लिए जो सीड को संभालने के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ताकि उस सीड के अंदर कोई डिजीज या कोई पेस्ट या कोई और मसला ना आ सके और उसको सही तरीके से स्टोर किया जा सके ताकि वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए एक अच्छा सीड बन सके, उसके ऊपर डिटेल में वो बात करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो हम प्रेजेंटेशन के फौरन बाद लेंगे इंशाल्लाह। आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपने सवालत करने के ऊपर, चाहे वो प्रोडक्शन रिलेटेड हो, सप्लाई चेन के किसी भी कंपोनेंट के रिलेटेड हो। आप लोगों से गुजारिश होगी कि अपने माइक्स को बंद रखिएगा प्लीज, और खामोशी से वेबिनार को तहमुल से सुनिएगा। इंशाल्लाह आपसे प्रेजेंटेशन के बाद आपको मौका देंगे। मैं फारूक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने प्रेजेंटेशन अगर आप शेयर कर लें, और जो आज का सेशन है जो टॉपिक है उसके ऊपर बात स्टार्ट करें प्लीज। ओवर टू फारूक अजीम। थैंक यू वेरी मच खाबर। एम आई ऑडिबल? आवाज़ मेरी यस, क्लियर है? यू आर ऑडिबल। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ जी। प्लीज। खाबर, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? यस, विजिबल है। थैंक यू वेरी मच खाबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थैंक यू वेरी मच खाबर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट मौजू के लिए दावत दी। थैंक यू वेरी मच टू योर ऑर्गेनाइजेशन पीएच डेक। कि आप समझते हैं कि जो है वो हमें एक एज अ इस इम्पोर्टेंट क्रॉप में सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया करते हैं जिसमें हम आपस में बैठ के इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशंस करते हैं। तो आप आज का आपका जो टॉपिक है वो उसको मैंने इस तरह समराइज किया है कि वो सीड पोटैटो क्रॉप मैनेजमेंट है। जो भी अभी हम लोग क्रॉप लगा रहे हैं उसमें से सीड रखते हैं, जिस तरह आपने बताया फार्म सेव्ड सीड या इम्पोर्टेड जो क्रॉप इम्पोर्टेड सीड हम जो लेके आते हैं उसकी जो क्रॉप होती है उसको हम कैसे संभाल सकते हैं। तो सब लोगों को सुनने वालों को जो है अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे कोलीग्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फ़र्रुख अज़ीम है। मैं फ़ौजी फ्रेश एंड फ्रीज के साथ मुंसलिक हूँ पिछले 11 सालों से, और तकरीबन ऑलमोस्ट 11 सालों से ही पोटैटो पे काम कर रहे हैं। एक पोटैटो के स्टूडेंट की तरह कुछ चीज़ें मैंने कंपाइल की हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ नॉलेज है। बाकी सही बात है, नॉलेज कुछ हतमी नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ कमी बेशी रह जाती है। सो हम उसको डिस्कशन कर सकते हैं, इसके बाद भी हम जो है वो उस पर बातचीत कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ।
जिस तरह आज का टॉपिक है तो उसमें हमारी सीड क्रॉप मैनेजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट एक रोल एक इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा, और इसके आसपास हम जो है वो बातचीत करेंगे कि हम सीड क्रॉप की बेहतर मैनेजमेंट जो है वो कैसे कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस तस्वीर के साथ। ये बेसिकली हमारी दो क्रॉप्स का मवाजना है। एक वो क्रॉप है हमारे यहाँ जो कि इम्पोर्टेड सीड से लगती है, और एक वो क्रॉप है जो हमारी रूटीन की क्रॉप है और उसमें से हम सीड रख लेते हैं, जिसको हम फार्म सेव्ड सीड कहते हैं, फार्मर ओन सीड कहते हैं जिसको। शुरू में खावर साहब ने भी और डॉक्टर साहब ने भी एक बात की कि हमारे यहाँ लोकल सीड प्रोडक्शन शुरू हो चुकी हुई है, बट जाहिर बात है अभी वो इतनी स्केल अप नहीं हुई, और इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि वो आने वाले सालों में स्केल अप हो जाएगी, तो हमें ये इम्पोर्टेड सीड से हमारी मतलब किसी हद तक जो है वो हम इसकी परसेंटेज कम कर लेंगे। बट अगर हम आज बात करें तो हमारा लॉयन शेयर, बहुत बड़ा शेयर जो है वो हमारा इम्पोर्टेड सीड से आता है। इम्पोर्टेड सीड का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट क्या है कि क्योंकि हमारे पास जो वैरायटीज़ हम लोग कॉमनली यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन ओरिजिन की वैरायटीज़ हैं, तो उनका सीड भी वहीं से आता है। हम नेदरलैंड से सीड इंपोर्ट करते हैं। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नेदरलैंड के साथ एक जो है वो क्वारंटीन प्रोटोकॉल एग्री हुआ हुआ है। वहाँ की हमने बहुत डिटेल्ड असेसमेंट्स के बाद उस कंट्री को सेलेक्ट किया हुआ है सीड प्रोडक्शन के लिए, तो वहां से हमारे यहाँ सीड आता है। अब ये बात इसलिए अहमियत की हामिल है कि अब हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में सीड क्रॉप की क्वालिटी का एक बहुत बड़ा इन्हिसार नेदरलैंड्स की क्रॉप के ऊपर भी है, क्योंकि जाहिर बात है वो भी एक सीड है, वो पीछे से अपने साथ कुछ ना कुछ जो है वो चीजें कैरी करके आ रहा है और हमारे यहाँ आके जमीनों में लग रहा है, तो उनकी क्रॉप को भी जो है वो उनकी क्रॉप की अहमियत भी बहुत ज्यादा इसमें शामिल हो जाती है कि जो कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो जो हर मुल्क में जो है वो अफेक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को। इस तरह यूरोप में भी जो है अफेक्ट कर रहा है। आप लोग ने आइडिया होगा कि पिछले 4 से 5 सालों से यूरोप की पूरी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में है। कभी वो बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर प्रोडक्शन में जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन में चले जाते हैं। बट हमें जाहिर बात है एज एन इंडस्ट्री वो एक स्टेक होल्डर है, तो हमें उनकी क्रॉप को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि वहां पे हमारा सीड किन हालात में ग्रो हो रहा है। मैं उसको क्विकली आगे लेके चलूंगा जी। नेदरलैंड्स में जो क्रॉप हार्वेस्ट होती है वो तकरीबन अगस्त सितंबर के महीनों में हार्वेस्ट होती है। उसके बाद उसकी वो कुछ क्यूरिंग करते हैं, कुछ उनके सर्टिफिकेशंस के मामलात होते हैं, टेस्टिंग्स के मामलात होते हैं, एंड देन फिर वो हमारी तरफ वो सीड रवाना कर देते हैं। वो सीड जाहिर बात है हमारे पास एक 40 से 45 दिन के उससे पहुंच रहा होता है, वक्फे से पहुंच रहा होता है। तो हमारे यहाँ जब वो आता है तो अर्लीस्ट कंटेनर्स जो है वो हमारे पास जो देखने में आया है वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में पहुंचना शुरू होते हैं, और ये भी खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कि इन अर्ली कंटेनर्स को कैच कर पाते हैं। अमूमी तौर पे दिसंबर में या इवन दिसंबर के एंड पे या जनवरी में भी कंटेनर्स हमारे पास आ रहे होते हैं, और वो फिर हमारे यहाँ एज अ सीड क्रॉप के तौर पे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। फेवरेबल टाइम गुजर चुका होता है तो हम उसको लगाते हैं, और वो फिर क्रॉप अगले 3-4 महीने में चलती है और मार्च अप्रैल तक वो ग्रो करती है, और हम फिर उसको हार्वेस्ट करके सीड लेते हैं। इस सारे क्रॉप को अगर मैं देखूं, इंपोर्टेड सीड क्रॉप को, तो इसमें हमारा फोकस ज्यादातर क्वालिटी पे होता है कि हम हाई क्वालिटी का सीड बाय किया है जो हमने, उसको हम अच्छी तरह यहाँ पे प्रोड्यूस करें, और उसके ऊपर को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हम उसको जो है वो हार्वेस्ट कर लें और अपनी अगली क्रॉप की बुनियाद उस पर रखें। जाहिर बात है अब इसमें जो जिन महीनों में ग्रो हो रहा होता है वो फरवरी मार्च अप्रैल के महीने होते हैं, जिसके अंदर हमारी डिजीज प्रेशर भी बहुत हाई होता है, इंसेक्ट प्रेशर बहुत हाई होता है। सो इस सारे हमारे चीज़ों को हमारी जो फसल है वो बर्दाश्त करती है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं तो हमारा फार्म सेव्ड सीड है। खबर मैं कुछ कर्सर यूज कर रहा हूँ, ये विजिबल है? जी विजिबल है। ओके। थोड़ा गौर जी। से देखना पड़ रहा है, ये आप बता दें कि कर्सर की तरफ लोग जरा नोटिस ओके। कर लें। ओके। फार्म सेव्ड सीड जाहिर बात है एक कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी है। हम लोग अपने राशन की फसल में से, या कुछ लोग सीड को एज अ मतलब जो है वो दूसरी तीसरी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको फार्म सेव्ड सीड कह देते हैं उसको। उसका जो बेसिक मकसद होता है वो कॉस्ट एफिशिएंसी होता है कि आपकी सीड प्राइस आपकी कम हो जाए, आप एक अच्छी रीजनेबल क्वालिटी का सीड रख लें और आपकी प्राइस कम हो जाए, क्योंकि आपकी सारी की सारी प्राइस जो है वो आपकी राशन की फसल बर्दाश्त कर चुकी होती है, उसी में से आपने अपना सीड निकाल लेना होता है।
इसका अच्छी चीज़ ये होती है कि अक्टूबर में सोइंग होती है इस क्रॉप की, तो आप इसकी जो है वो हार्म किलिंग जनवरी में कर सकते हैं, जो कि अच्छा टाइम होता है, और आप इसको जो है वो छांटी करके और आप इसको जो है वो स्टोर में रख सकते हैं। तो इसके ऊपर जाहिर बात है हमारा मौसमी हालात से जो चीज़ें फरवरी मार्च अप्रैल में आ रही होती हैं फसल के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं, वो चीज़ें तो नहीं होती, बट इसके अपने चैलेंजेस हैं। इस फसल ने जो है वो अर्ली लगना है, तो अर्ली में भी चैलेंजेस होते हैं हमारे यहाँ, जिस तरह समर्स जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर में भी टेम्परेचर आपका हाई होता है। फिर दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ फ्रॉस्ट के स्पेल्स आते हैं, फॉग के स्पेल्स आते हैं, स्मोक काफ़ी प्रेवलेंट फिनोमिना है नवंबर के महीनों में। तो ये सारी चीज़ें ये फसल भी बर्दाश्त करती है। सो इसकी मैनेजमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम लोग इम्पोर्टेड सीड को लेके चलते हैं। खबर आज की हम ज़्यादातर जो गुफ्तगू है वो इम्पोर्टेड सीड पे करेंगे, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि फार्म सेफ सीड के मुतालिक हैं उनको मैं हर स्लाइड पे ज़रूर हाईलाइट करता जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स मैंने लिखे हैं। हम पिछले 3 सालों का अगर जायजा लें तो 2023-24 से लेकर पिछले साल तक या इस साल तक हम लोग तकरीबन 9,000 से लेकर 7400 टन तक हम सीड इंपोर्ट करते रहे हैं हर साल। अगर मैं इससे कुछ पीछे चला जाऊं तो कभी ये नंबर 10,000 से भी ऊपर जाता रहा है, 12,000 टन तक भी जाता रहा है। और जो मैं आपको मौसमियाती तब्दीलियों का जिक्र कर रहा था, तो ये 2023-24 का जो नंबर है ये मौसमियाती तब्दीली का एक शाखसाना था कि यूरोप की जो क्रॉप थी वो 50% थी, तो हम लोगों को भी सीड बहुत कम मिल सका। इस तरह 2024-25 का कुछ नॉर्मल सीजन था, कुछ सीड बेहतर आया। इस साल का एक डिफरेंट फिनोमिना है, उसमें कुछ हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस, हमारे मुल्क के इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर है इंपोर्टर्स की बाइंग पावर है, फार्मर्स की बाइंग पावर है। सो ये एक नंबर हमेशा हर साल किसी न किसी फैक्टर की वजह से अप डाउन होता रहता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ जो सीड इंपोर्ट हुआ है वो तकरीबन 7400 टन इंपोर्ट हुआ है। आप में से बहुत सारे दोस्त जो कि वी बॉक का अगर डेटाबेस यूज करते हो तो वहां पे आप बहुत आसानी से एक ईच एंड एवरी किलो जो पाकिस्तान में सीड इंपोर्ट होता है वो देख सकते हैं, कौन सी वैरायटी इंपोर्ट हुई है, किस ओरिजिन से आया है, कौन सी सीड कंपनी है, कौन सा इंपोर्टर है, उसकी क्लास क्या है। सो ये डेटा बहुत आसानी से अवेलेबल है ये डेटा। सो मैंने अगर लेटेस्ट डेटा देखा तो 7423 टन हमारे यहाँ जनवरी तक जो है वो इंपोर्ट हुआ, और अमूमन जनवरी तक ही इंपोर्ट होता है नॉर्मली, बहुत कोई रेयर चांस होता है कि इससे आगे भी कोई इंपोर्ट हो। और जब मैंने इस डेटे को देखा जो इस साल का डेटा है कि हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन वैरायटीज कौन कौन सी इंपोर्ट हुई हैं, सो ये मैंने कुछ आपके सामने लिखी हैं। उसमें टॉप मोस्ट वैरायटी जो इंपोर्ट हुई है वो इसमी है, रूडोल्फ है, एस्ट्रिक्स है, म्यूजिका है, बार्टीना है, कोरोडा है। सो ये मतलब जो है वो इनका सबसे ज्यादा शेयर है हमारे इस 7400 टन के अंदर। अब डॉक्टर अजीम साहब ने शुरू में एक बात की थी कि हमारी जितनी प्रोडक्शन है तो हमें अपना स्प्लिट को बेहतर करना है। तो बट अब अगर हम ये देखें तो जस्ट एक ये लिटमस टेस्ट है कि हमारे यहाँ जो इंपोर्ट हो रहा है वो ज्यादातर हमारा टेबल वैरायटीज इंपोर्ट हो रही हैं, ट्रेडिशनल वैरायटीज इंपोर्ट हो रही हैं। अगर मैं कहीं पे इन वैरायटी, एक अच्छी चीज जो हुई है पिछले 4-5 सालों में, वो एक ऐसी वैरायटी निकल के सामने आई है एल्वोस्टोन रसेट, जिसको हमारे जैसे इंडस्ट्री भी यूज कर रही है और इसको जो है वो कॉमन फार्मर्स भी यूज कर रहे हैं मार्केट के लिए। वो एल्वोस्टोन रसेट है। एल्वोस्टोन रसेट का भी अच्छा शेयर एक इंक्रीज हुआ है, बट अभी तक वो इन वैरायटी से काफी जो है वो पीछे है। जहां तक सीड क्लास का मैंने डेटा देखा तो हमारे यहाँ सर्टिफाइड क्लास ए सीड इंपोर्ट होता है ज्यादातर। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम कंपनीज हैं, बहुत कम इंपोर्टर्स हैं जो कि ई क्लास सीड, जिसको हम अमूमी तौर पे एलीट सीड बोलते हैं, बेसिक की कैटेगरी में एस ई है, एस है, एस ई है, ई है, तो वो सीड बहुत कम लोग इंपोर्ट करते हैं। ज्यादातर जो हमारे यहाँ सीड इंपोर्ट होता है वो सर्टिफाइड क्लास ए का सीड इंपोर्ट होता है। ये सर्टिफाइड सीड की पहली कैटेगरी है, इसके आगे 2 कैटेगरीज और भी होती हैं, बी और सी। जबकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ए क्लास का सीड इंपोर्ट होता है जिसके नीले रंग के टैग्स होते हैं, NAK के जो टैग्स लगे हुए होते हैं वो नीले रंग के इसके ऊपर होते हैं, तो उसकी निशानी होती है। अब जाहिर बात है जब इस क्लास का सीड इंपोर्ट होता है तो इस क्लास की कुछ अपनी डेफिनेशंस हैं, डिजीज टॉलरेंसेज हैं, कि वो कौन कौन सी डिजीज उसके अंदर अलाउड है। फॉर एग्जांपल वायरसेस हैं, स्कैब है, फंगल डिजीजेज हैं, इन्फेक्शंस हैं, साइज की लिमिटेशंस है, सॉइल की परसेंटेजेस हैं। सो ये इसका एक क्लास की डेफिनेशन। और जाहिर बात है जब NAK की सर्टिफिकेशन के साथ आ रहा होता है फिर हमारे यहाँ DPP के लोग उसको
क्रॉस वेरीफाई करके क्लियर कर रहे होते हैं, तो हम एक तरह से इंश्योर हो रहे होते हैं कि जो यूरोप में और पूरी दुनिया में सर्टिफाइड क्लास ए की जो डेफिनेशन है वही सीड हमारे पास आ रहा होता है। मैंने कुछ देखा है कि जो नेदरलैंड्स का सीड है वहां पे उनकी कुछ क्लास की डेफिनेशन कुछ स्ट्रिंजेंट हैं, तो हमें इसमें तसल्ली रखनी चाहिए कि जिस मुल्क से हमारा सीड आ रहा है तो वहां पे क्वालिटी क्राइटेरिया भी काफी जो है वो सख्त है कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो मैंने बाकी मुल्कों का देखा है। अब मैं सारी की सारी जो गुफ्तगू है जी वो मैं करूंगा क्रॉप मैनेजमेंट के ऊपर। क्रॉप मैनेजमेंट के ऊपर जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो टाइमलाइंस को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे यहाँ कौन सा अमल किस किस जो है वो मरहले में हो रहा होता है। सो हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है, हमारे यहाँ सीड अराइवल जो है वो तकरीबन नवंबर में आ रहा होता है, दिसंबर जनवरी जिस तरह मैंने पहले बताया। सर्टिफाइड ए क्लास का सीड आता है, जैसे ही सीड पहुंचता है हम इसको कुछ दिन इसकी जो है वो चिटिंग करवा के इसकी हम सोइंग में जल्दी करते हैं, इसको सो कर देते हैं दिसंबर के महीने में, जनवरी के पहले हफ्ते में सीड काट के लगता है तो हम इसको जो है वो सोइंग कर देते हैं। एक लंबा दौरानिया ये इमरजेंसी इसकी नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बट इसकी जितनी भी अब सारी क्रॉप मैनेजमेंट है वो फॉल कर रही होती है आपकी फरवरी और मार्च के महीनों में। मतलब ज्यादातर आपके जो है वो जर्मिनेशन के बाद के मराहल इसमें चल रहे होते हैं, और फिर हार्वेस्टिंग जो है वो इसकी मार्च और अप्रैल में हो रही होती है, और फिर ये स्टोरेज में चला जाता है और सितंबर तक स्टोर में रहता है, और फिर हम इसको निकाल के अगली फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दो बहुत अहम चीजें जिसको मैंने यहाँ पे कुछ रेड जो है वो सर्कल किया हुआ है। तो सर्टिफाइड ए क्लास का मतलब ये है कि ये कुछ सीड बॉर्न चीजें लेके आ रहा है। सीड बॉर्न का मतलब ये है कि वो ऐसी चीजें जो कि सीड के अंदर मौजूद हैं, उसको हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने अपने इसको अपने सिस्टम में डाल दिया है, तो हमने उन बीमारियों के साथ इसको सिस्टम में डाला है जो सर्टिफाइड क्लास ए की लवाजमात हैं। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो डॉक्टर अजीम साहब भी हाईलाइट कर रहे थे कि जिन हालात में अब ये ग्रो होना है वो वायरस का वेक्टर विंडो है, एफिड विंडो जिसको हम कहते हैं, एफिड वायरस का वेक्टर है। फंगल और बैक्टीरियल डिजीजेस का राइज है, ब्लाइट्स हैं, स्कैब्स हैं, ब्लैक लेग्स हैं, बहुत ज्यादा हाई इंसिडेंस होता है उस दौरान में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उस दौरान में टेम्परेचर भी हाई होता है। अब अगर आपने इस साल का, अगर मैं आपके साथ फिनोमेना शेयर करूं, आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल का जो फरवरी का टेम्परेचर था वो एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर था। शायद पिछले कुछ दिहाइयों में इतना हाई टेम्परेचर फरवरी का नहीं रिकॉर्ड किया गया। कुछ लोगों ने इस पे पब्लिकेशंस भी की हैं, तो मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज 3 से 4 डिग्री आपका डे टेम्परेचर आपका हाई रहा है इस साल में। अब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां पे और फसलों के लिए चैलेंज है, इस तरह पोटैटो की सीड क्रॉप के लिए भी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे क्या होगा कि आपके ये जो वेक्टर विंडो है ये जल्दी स्टार्ट होगी, आपकी डिजीजेस जो हैं वो ज्यादा एग्रीवेट होंगी। और फिर अगर आपका एक खास हद तक, जिसमें हमें पता है कि पोटैटो की बल्किंग के लिए खास टेम्परेचर चाहिए, अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा आपका टेम्परेचर चला जाता है सो आपकी ट्यूबर की बल्किंग भी जो है वो आपकी इम्पैक्ट हो रही होती है। सो ये एक बहुत बड़ा। और फिर डेफिनेटली जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे, जिस तरह अभी इंपोर्टेड सीड की हार्वेस्टिंग स्टार्ट कई जगहों पे हो गई होगी, कई जगहों पे अभी होनी है स्टार्ट, सो अब ये सारे का सारा हाई टेम्परेचर में ही हम इसको जो है वो हैंडल कर रहे होंगे। आगे चलते हैं जी इसके ऊपर। मैं समझता हूं कि एक अच्छा सीड क्रॉप प्रोग्राम अगर हमने डिवाइस करना हो, चाहे वो फार्म सेव्ड सीड है और चाहे वो इंपोर्टेड सीड है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको मैंने एक बहुत एक समराइज्ड व्यू में बताने की कोशिश की है इस डब्बे के अंदर 5 खाने बना के। उसमें अगर मैं शुरू करूं तो डिजीज कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, माहौल की वजह से, टाइम की वजह से कि जिस टाइम में हम फसल लगा रहे होते हैं। एग्रोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है कि हम अपनी सीड की एग्रोनॉमी कैसे फर्क कर सकते हैं कि हम एक अच्छी क्वालिटी वाली पैदावार ले सकें। इसके बाद हार्वेस्ट और हैंडलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फार्म सेव्ड सीड की हो चाहे वो इंपोर्टेड सीड की हो, क्योंकि टाइम ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसको खेत में हैंडल कर रहे होते हैं। और फिर अल्टीमेटली जो है वो स्टोरेज, क्योंकि इसकी स्टोरेज डिफरेंट है, लो टेम्परेचर पे स्टोर हो जाता है, बट उसके जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको स्टोर से जब आपका सीड निकलता है तब आपको पता चलता है कि उसके साथ क्या क्या चीजें जो है वो डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स जो हैं वो आपके सीड में शामिल हो गए। बट मैं बड़ी उसके साथ इन सारी चीज़ों की अहमियत को के साथ साथ मैं जिस चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगा वो मैंने सेंटर में लिखी है, वो वैरायटी है। वैरायटी का रोल इन सारी चीज़ों में बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैरायटी का रोल इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में तकरीबन 100 से ज़्यादा वैरायटीज एनलिस्टेड हैं, इंपोर्ट हो रही होती है किसी न किसी टाइम पे। एक टाइम पे अगर देखें तो 20-25 वैरायटी ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं।
बट वो जो भी एक वैरायटी है उसका अपना एक खास बिहेवियर है। जब तक हम उस बिहेवियर को नहीं समझेंगे हम शायद अपना अच्छा सीड क्रॉप प्रोग्राम नहीं शुरू कर सकते। सो आज के इस प्रोग्राम, इस वेबिनार के तवज्जुद से मेरी सब जो भी हाजरीन हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी, आप फार्मर हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप रिसर्चर हैं, आप जो भी हैं, आप जब भी कोई सीड क्रॉप प्रोग्राम के ऊपर बात करें तो वैरायटी का रेफरेंस लाजमी उसमें यूज करें, क्योंकि हर वैरायटी दूसरी वैरायटी से फर्क है। बहुत सारी चीजें कॉमन है, बहुत सारी चीजें एक ही जैसे चलती हैं, बट जो उसकी ससेप्टेबिलिटीज और उसकी जो टॉलरेंसेज और उसकी जो रेजिस्टेंसेज हैं वो फर्क हैं। सो इसको, इस वजह से मैंने इसको खास अहमियत दी है और मैं स्टार्ट भी वैरायटी से लेने जा रहा हूं। जिस मैंने अपने आगाज में बोला था कि इस टाइम पे इसमें जो है वो हमारी लीडिंग वैरायटी है, रिटेल मार्केट की वैरायटी है, ट्रेडिशनल की वैरायटी है। ये एचजेडपीसी की वैरायटी है। ये मैंने उन्हीं की वेबसाइट से इसका कुछ मैंने लिटरेचर लिया है आप लोगों से शेयर करने के लिए। अब हमें इस वैरायटी को देखना है कि इस वैरायटी में क्या ऐसी खासियत हैं डिजीज के हवाले से, और क्या ऐसे जो है वो कमियां हैं जिसको हमने फारूक यहाँ भाई, पे देखना ये इसमें जो है ये एग्रीकोक वैरायटी है, नॉट है। सॉरी, एचजेडपीसी की। आई एम सॉरी खुरम साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसमें अगर मैं सबसे पहले देखूं तो ये नॉर्मल जो भी कंपनी अपना एक वैरायटी अपनी लॉन्च करती है उसके ऊपर एक लिटरेचर इशू करती है, और वो लिटरेचर बहुत सालों की तहकीक के साथ जो है वो पे मबनी होता है, 10 से 11 साल पे मबनी होता है, तो हमें उसको लाजमी जो है वो देखना चाहिए। मैंने खुरम भाई पहली दफा देखी है इस वैरायटी का लिटरेचर, सो इस वजह से मुझसे गुस्ताखी होगी। तो मैंने जब इस वैरायटी को देखा, पहली दफा देखा, मैं भी आपके साथ पहली दफा ही देख रहा हूँ इसको। सो इसमें अगर मैं देखूं तो इस वैरायटी के ऊपर, और हर वैरायटी के ऊपर ऐसा ही होता है कि रेजिस्टेंसेस इन लिस्ट की हुई होती हैं। तो अगर हम इसको वन बाय वन देखें, सो इसमें लीफ रोल वायरस के ऊपर कोई बात नहीं की गई, मतलब एक अनसर्टेन रखा गया है, पता नहीं हाई है या रेजिस्टेंस लो है। अगर मैं वायरस की एक और स्ट्रेन होती है YN, उसको अगर देखूं तो वो आपकी स्लाइटली नॉट ससेप्टेबल है। इस तरह वायरस की एक स्ट्रेन होती है YNTN जो ट्यूबर के ऊपर आती है, नेक्रोटिक स्ट्रेन होती है, उसके ऊपर ये वैरायटी स्लाइटली ससेप्टेबल है। स्प्रेंग एक वायरस की एक फॉर्म है, TRV हम उसको बोलते हैं, इसके अगेंस्ट ये वेरी ससेप्टेबल है, जो कि आपके ट्यूबर के अंदर जो है आप काटें तो आपको उसके नजर आते हैं स्ट्राथ। लेट ब्लाइट के ऊपर ये वैरायटी बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। जो लेट ब्लाइट ट्यूबर के ऊपर आता है उसके ऊपर ये वैरायटी स्लाइटली ससेप्टेबल है। फ्यूजेरियम जो कि ड्राई रॉट एक डिजीज है, स्टोरेज की डिजीज है, उसके ऊपर ये वैरायटी स्लाइटली ससेप्टेबल है। कॉमन स्कैब के ऊपर ये वैरायटी स्लाइटली ससेप्टेबल है। इस तरह पाउडरी स्कैब। सो कहने का मकसद ये है कि ये पूरी एक लिस्ट है और इस पर हम पूरा दिन गुजार सकते हैं कि एक वैरायटी के फीचर्स के ऊपर। सो कहने का मकसद ये है कि आपका जो भी आप वैरायटी करने जा रहे हैं उसको अपने सीड प्रोग्राम में डालने से पहले उसका लिटरेचर को बगौर आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। अब अगर मैं इसमें देखूं तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज उठाऊंगा कि यार ये वैरायटी एक ऐसी है जो कि लेट ब्लाइट ससेप्टेबल आपकी वैरायटी है। सो मुझे अपना, अगर ये इंपोर्टेड सीड आ रहा है इसका और लेट लगना है और लेट इसकी हार्वेस्ट होनी है, तो सबसे ज्यादा मुझे इसकी जो है वो फोकस करना है इसकी लेट ब्लाइट मैनेजमेंट के ऊपर। इसी तरह जो है आपका जो स्टोरेज के ऊपर बहुत सारी मालूमात दी गई होती हैं। स्टोरेज का कुछ चीज़ें राशन के ऊपर होती हैं, हार्वेस्टिंग के ऊपर मालूमात दी गई होती हैं, फंजीसाइड्स के ऊपर मालूमात दी गई होती हैं, सीड ट्रीटमेंट के ऊपर मालूमात दी गई होती हैं। सो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि जब भी आप अपना सीड पोटैटो प्रोग्राम डिस्कस करें, सीड के हवाले से कोई भी चीज़ डिस्कस करें, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपकी चीज़ है वो आपकी वैरायटी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सॉरी, इस स्लाइड के ऊपर जरा ये कुछ एनिमेशन जरा अप डाउन हो गई। अच्छा जी, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपके पास कोई भी वैरायटी आपने अपने सिस्टम में इंडक्ट कर ली, उसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है उसका है कि आपने उसका डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कैसे डिवाइस करना है, और खुसूसन ए क्लास सीड का। मैंने इसको दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया है। एक है क्रॉप की प्रोटेक्शन, एक है क्रॉप की प्रोटेक्शन, और दूसरा है आपका रिमूवल ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये दोनों चीजें आपको साथ साथ जो है वो लेके चलनी। अच्छा, अब इन दोनों चीजों की साथ साथ की लेके चलने की अहमियत क्या है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें हैं, ये वो चीजें होनी है जो आपकी फसल के लगने के साथ आनी है, जिसको हम लोग आम जुबान में प्राइमरी इन्फेक्शन बोलते हैं। सीड आपके यहाँ लगेगा, ग्रो करेगा, तो उसके ऊपर प्राइमरी इन्फेक्शन आएगा, चाहे वो
आपका फंगल डिजीजेस का हो, बैक्टीरियल का हो, वायरल डिजीजेस का हो। बट राइट हैंड साइड पे जो नीले रंग का डब्बा है, नीले साइड पे जो है वो चीजें हैं कि आपने प्राइमरी इन्फेक्शन के आने से पहले जो सीड के अंदर जो चीजें हैं, जो वो अपनी क्लास के साथ इंपोर्ट होके आपके साथ आया है, आपने उसको जो है उस सीड में से निकालना है। उसमें ज्यादातर जो है वो वायरसेस होते हैं। अगर आप इस क्लास की डेफिनेशन पढ़ें तो इस क्लास के अंदर 1% से कम, जीरो नहीं होता, 0 से 1% के दरमियान में वायरस जो है वो इसमें एग्जिस्ट करता है। इसी तरह फंगल डिजीजेज एग्जिस्ट करती हैं, स्कैब एग्जिस्ट करता है, राइजोटोनिया एग्जिस्ट करता है। सो उसके लिए मैं राइट हैंड साइड से पहले शुरू करूंगा और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। सो राइट हैंड साइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपने अपना प्राइमरी इन्फेक्शन शुरू होने से पहले उस को आपने सेकेंडरी इन्फेक्शन को रिमूव करना है अपने सीड में से। अब उसका जो सबसे कॉमन टूल है वो आपकी रोगिंग है। आपने अपनी फसल में 1 या 2 दफा आप अपनी रोगिंग को जरूर करें। रोगिंग के लिए स्टेजेस हैं कि आपकी एटलीस्ट इतना इमरजेंस आपकी हो चुकी हो कि आप सिम्टम्स को पहचान सकें। तो हम अमूमी तौर पे 3 से 4 हफ्तों में अपनी पहली रोगिंग करते हैं। कुछ लोग, और ये वैरायटी पे डिपेंड करता है, अगर आपकी वैरायटी जो है वो जल्दी वेजिटेटिव फेज को अबूर कर रही है तो आपको जल्दी करना है, अगर वो स्लो है, लेट लगी है, सो ये ऑल डिपेंड अपॉन योर वैरायटी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपको राइजोक्टोनिया के सिम्टम्स का पता हो कि वो कैसे फोलिएज पे आते हैं, कैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स पे आते हैं। वायरस के सिम्टम्स का पता हो, खुसूसन पीवीवाई का पता हो कि आपने वो कैसे पहचानना है, कैसे रोग आउट करना है। ब्लैक लेग के आपको सिम्टम्स का पता हो, वो आपने कैसे पहचानना है, कैसे रोग आउट करना है। सो इसमें मेरी इस वेबिनार के वसाकत से गुजारिश होगी कि हम अपने इम्पोर्टेड सीड क्रॉप के सीड प्रोग्राम में 1 से 2 रोगिंग्स को लाजमी शामिल करें। पहली रोगिंग आपकी इन्फेक्शन को रिमूवल है। सेकंड रोगिंग मुमकिन है कि आपकी पहली रोगिंग में कोई कमी कोताही रह गई हो जिसको आप फुलफिल कर सकें अपनी दूसरी रोगिंग के साथ। अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, क्रॉप प्रोटेक्शन। अब ये वो सारे मैयर्स हैं जो आपने लेने हैं प्राइमरी इन्फेक्शन को रोकने में। अब उसमें कुछ जो मैंने ये ऑरेंज कलर के डब्बे में कुछ गुजारिशात लिखी हैं। आपका इफेक्टिव स्प्रे प्रोग्राम से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव फंजीसाइड से, एक्टिव स्प्रेज ऑफ पेस्टिसाइड से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे कल्चरल कंट्रोल्स हैं, जैसे आपकी वीड्स है, वीड्स की एरेडिकेशन है, आईपीएम प्रोग्राम इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कुछ मैंने नीचे कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ डिजीजेज आइडेंटिफाई की हैं कि जो कि एज अ प्राइमरी इन्फेक्शन आपकी फसल के ऊपर आ रहे होते हैं। उसमें राइजोटोनिया है, ब्लैक लेग है, स्कैब है, लेड ब्लाइट है, वायरसेस हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो आपके क्रॉप के दौरान आ रहे होते हैं। सो ये एक बेसिक चीज है जिसके ऊपर हमें अपने सीड प्रोग्राम को लेके आगे चलना है। थोड़ी सी तफसील में जाऊंगा इसकी। माशाल्लाह मैं पार्टिसिपेंट्स देख रहा था, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। मतलब जो है वो बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी सरफेस की कुछ चीज़ें मैं टच करूंगा, और अगर कोई किसी चीज़ पे अगर डिटेल की कोई डिस्कशन की ज़रूरत होगी तो हम एंड पे जो है उसको वो कर लेंगे। राइजोक्टोनिया से स्टार्ट करते हैं। मैं जिन वैरायटीज के साथ डील कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारी वैरायटीज बहुत ज्यादा राइजोक्टोनिया सेंसिटिव हैं। हम अपनी बहुत सारी फार्मर मीटिंग में इसको साइलेंट किलर कहते हैं, कि ऐसी बीमारी है कि जो हमें हमेशा धोखे में रखती है कि ये वायरस है, ये क्या चीज़ है। ये सॉइल बॉर्न है, सॉइल के थ्रू सॉइल में इसका जो है वो फंगस ग्रो करता है, फैलता है। इसका रोकने का तरीकाकार क्या है? ये इफेक्टिव सी ट्रीटमेंट से आप इसको जो है वो रोक सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं अपने दाएं जाने पाऊँ तो मैंने कुछ तस्वीर हैं, ये मेरी अपनी ली हुई तस्वीर हैं जो मैंने रोगिंग के दौरान, राइजोक्टोनिया की रोगिंग के दौरान देखी हैं। आपको कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको दे रही होंगी कि ऊपर वाले पत्ते आपको लग रहा होगा कि कर्लिंग है, आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या वायरस की आपको शिकायत दे रहा होगा। बट आप जब उसका अंडरग्राउंड स्टेम देखेंगे तो आपको इस तरह का ब्राउन लीजन्स उसके ऊपर नजर आएंगे, डेड कॉकी सेल्स नजर आएंगे उसके ऊपर। तो ये आपका इंडिकेशन है कि आपका ये राइजोक्टोनिया और आप इसको रोग आउट कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज है इसके अंदर वो ब्लैक लेग है। अगेन सॉइल में इसका बैक्टीरिया जो है वो रहता है और सॉइल से फैलता है। प्रिवेंटिव बैक्टीरिसाइड्स के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट जब आप रोगिंग करें तो इस तरह के पौधे आपको फील्ड में नजर आ रहे होते हैं। जब आप उनको उखाड़ते हैं तो उनकी आपको अंडरग्राउंड स्टेम्स ब्लैक नजर आती हैं, और आप इनको जो है वो रोग आउट करते हैं। वायरस सीड बॉर्न डिजीज है, ये सीड से आता है ये आपका, और सीड से फिर आगे जो है वो एफिड इसको फैलाता है आगे आपका। वेक्टर बॉर्न भी कह सकते हैं, सीड बॉर्न भी कह सकते हैं इसको।
ये कुछ पीवीवाई की इस तरह की सिम्टम्स हो सकती हैं। बहुत सारी सिम्टम्स आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के साथ भी आपकी बाजुकात आप कंफ्यूज करते हैं, बट बाजुकात आपको इस तरह के सिम्टम्स अगर आप देखें तो इसमें वो सिम्टम्स आपको नजर आते हैं कि मोज़ैक है, येलोनेस हो रही है, अपर लीव्स के ऊपर है, मिड लीव्स के ऊपर है। सो आपको इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको मिलते हैं जो कि आप वायरस को देखते हैं। और फिर इसी तरह आपका जो है वो लेट ब्लाइट है, वो एयरबॉर्न है, वो प्रिवेंटिव फंजीसाइड्स के थ्रू आप कर सकते हैं। रोगिंग के दौरान अगर पीछे से कोई किसी ट्यूबर में कोई ब्लाइट का इन्फेक्शन आया है तो वो आपको रोगिंग में आप उसको नहीं निकाल सकते। सो पहले स्टेप के अंदर आप अपना जो आपका जो आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो आप रोगिंग के थ्रू आप उसको निकाल सकते हैं, और ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसको आपको देखना है रोगिंग करते हुए। नेक्स्ट जो है वो इसमें चलते हैं। आपका मैंने कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट डिजीजेस के ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं जो कि हमारे बहुत बड़े पेन पॉइंट्स हैं, और हमारे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बहुत बड़े पेन पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो लेट ब्लाइट है। लेट ब्लाइट को समझने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि इसके ऊपर जो इस टाइम पे इसका जो मवाफिक पीरियड है उसको अगर हम देख लें तो हमें बहुत आसानी होगी इस डिजीज को प्रोडिक्ट करने के ऊपर। दुनिया में एक इंस्टीट्यूट है, जेम्स हार्टन इंस्टीट्यूट। उन्होंने इसके ऊपर बहुत सालों की रिसर्च से एक कुछ मवाफिक हालात आइडेंटिफाई किए हैं कि जिसके ऊपर अगर ये मवाफिक हालात आ जाएं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ब्लाइट जो है वो आएगी। उसमें सबसे पहला जो अमल है वो टेम्परेचर का है। 10 डिग्री से अगर टेम्परेचर आपका ऊपर रह रहा है, ह्यूमिडिटी अगर आपकी 90% से ऊपर है, और अगर इन दोनों चीज़ों का, टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का दौरानिया 48 घंटे हो गया है, तो आपकी जो है वो लेट ब्लाइट के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक फर्दर रिसर्च में चीज सामने यही है कि ह्यूमिडिटी इसमें एक क्रिटिकल फैक्टर है टेम्परेचर के साथ साथ। तो अगर आपकी इन 48 घंटों में कम से कम 11 घंटे भी अगर आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो 90% से ऊपर रह रही है, तो ये बहुत मवाफिक जो है वो हालात हैं लेट ब्लाइट के आने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं जो कि ब्लाइट के हवाले से हैं। ये जो ऊपर सबसे ऊपर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, ये अगर आप देखें तो एक बिल्कुल एक आप चलते हुए फील्ड में जाएं तो आपको एक हल्का सा कोई शाख एक आपको ढलकी हुई सी नजर आती है। जब आप इसको करीब जाके देखते हैं तो ये आपके ब्लाइट के अर्ली सिम्टम्स में से ये हो सकता है इस तरह का। और फिर जारी बात है, जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर इस तरह के सिम्टम्स और कुछ फिर इस तरह के सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। ब्लाइट के ऊपर बहुत सारी चीजें कही गई हैं, कही जाती हैं। स्प्रे प्रोग्राम है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे इनलिस्ट की हैं। सबसे पहले फोरमोस्ट रोल जो है वो आपकी वैराइटल ससेप्टेबिलिटी का है। अगर आपकी वैरायटी ससेप्टेबल है या अगर आपकी वैरायटी टॉलरेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए अपने सीड प्रोग्राम के अंदर। दूसरा जो कि हमें शुरू से पढ़ाया जाता है, प्रिवेंटिव स्प्रेज। फंगल डिजीज को हम प्रिवेंटिव स्प्रेज से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव स्प्रेस पे जाएं तो सिलेक्शन ऑफ केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा केमिकल अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर केमिकल की अपनी एक खासियत है। कोई केमिकल ऐसा है जो क्यूरेटिव में अच्छा परफॉर्म करता है, कोई ऐसा केमिकल है जो प्रिवेंटिव में अच्छा परफॉर्म करता है, कोई ऐसा केमिकल है जिसको आप जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सरफेस पे रहता है, ट्रांसलैमिनर नहीं है, आपका सरायत पजीर नहीं है, सिस्टमिक नहीं है। सो आपको केमिकल की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस जो है वो केमिकल का इंतखाब करना है। और जारी बात है, आपने अपने स्प्रे प्रोग्राम में कोई 10 15 20 बार आपने स्प्रे करना होता है। सो आपने एक ही केमिकल को बार बार इस्तेमाल नहीं करना होता। सो आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ केमिकल्स हो जो कि आप बदल बदल के अपनी फसल की नौयत के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करें। इंटरवल बिटवीन स्प्रेस, यानी एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे का दौरानिया, अब ये भी बहुत अहम है। जब ब्लाइट आ जाती है तो बाजुकात आपको 24 घंटे में भी दूसरी दफा स्प्रे करना पड़ता है, 48 घंटे में आपको स्प्रे करना पड़ता है, हर दिन स्प्रे करना पड़ता है पूरे हफ्ते में उसको ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए। सो ये डिपेंड करता है आपके इन्फेक्शन के ऊपर। और इस सारी चीजों के साथ साथ जो दो चीजें वो अहम है वो मॉइस्चर मैनेजमेंट है। मैंने मेरे मेरे अपने बहुत सारे फार्मर्स, क्या होता है कि ब्लाइट का प्रेशर है और उसमें वो इरिगेशन अपनी रूटीन पे कर रहे होते हैं, भर के पानी लगा रहे होते हैं, क्योंकि आपकी फर्टिलाइजर्स भी साथ साथ आपकी चल रही होती हैं। सो इरिगेशन मैनेजमेंट, मॉइस्चर मैनेजमेंट बहुत अहम है। अगर आपका मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वो आपके लिए ब्लाइट के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। और लास्टली मैंने देखा है कि नाइट्रोजन मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्लाइट प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इस सारे दौरानिये में हमारी नाइट्रोजनस खादें चल रही होती हैं, यूरिया उसमें सर-ए-फहरिस्त है। सो ये आपका ज्यादा आपकी फसल को ससेप्टेबल करती है टूवर्ड्स लेट ब्लाइट के ऊपर।
नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में जो वायरसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में उनकी अहमियत है, हमारे लिए भी बहुत अहमियत है उनकी। और अगेन इसका भी सबसे जो पहली चीज़ है वो वैराइटल ससेप्टेबिलिटी, अगर आपकी वैरायटी ससेप्टेबल है वायरसेस के अगेंस्ट तो ये आपके लिए इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें वायरस के हवाले से जो है वो एक तस्वीर में बताई हैं कि आपकी जो वायरस की ट्रांसमिशन होती है, वो आपकी जो वायरस की ट्रांसमिशन है वो आपकी लीफ से स्ट्रेट ट्यूबर की तरफ जाती है। अगर आपका एफिड ने, अगर आपके, जाहिर बात है उसने जो अबव ग्राउंड पार्ट है लीफ पे अगर उसने आके बैठा है और उतना सैप ट्रांसफर किया है उसके अंदर, वायरस ट्रांसमिट किया है उसके अंदर, तो वो आपका डायरेक्टली ट्यूबर की तरफ आपका वो मूव होता है। कुछ मायरीन बताते हैं कि ये 10 दिन में मूव हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद 2 हफ्ते लग जाते हैं। बहरहाल अल्टीमेट आपके वायरस का रेजिडेंस जो है वो आपके ट्यूबर्स हैं, जो कि आपके यहाँ पे आके अगली जनरेशन के लिए आपका एक जो है वो इन्फेक्शन का सोर्स बनता है। फिर कुछ आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशंस भी होती हैं कि आपका जो है टिलर है दूसरे टिलर की तरफ जाता है, फिर तीसरे टिलर की तरफ जाता है, बट अल्टीमेट जो चीज़ है वो आपकी रेजिडेंस जो है वो आपका सीड है, कि आपके सीड के अंदर ये वायरस आपका जाता है। अगर हम इस इंसेक्ट को डिटेल में ज़रा अगर हम देखना चाहें, ये लिटरेचर ये कहता है कि जैसे ही आपका रात का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ना शुरू हो जाए तो इसकी पॉपुलेशन आपको नजर आना शुरू हो जाती है। इसके बहुत सारे अल्टरनेट होस्ट हैं, उसमें वीट सबसे कॉमन है, सरसों कॉमन है। ये बहुत तेजी से अपनी जो है वो रिप्रोडक्शन साइकिल मुकम्मल करता है। अब इसमें एक बहुत अहम जो चीज़ है जो कि हमें समझनी है कि वायरस ये जो वेक्टर है ये 2 वायरसेस को ट्रांसमिट करता है। एक बहुत अहम वायरस है पीवीवाई, जो कि पूरी दुनिया में सबसे अहम वायरस समझा जाता है, दूसरा पीएलआरवी है, लीफ रोल वायरस। अब इन दोनों वायरसेस की भी अपनी अपनी नौयत है। जो पीएलआरवी वायरस है उसके लिए इस एफिड को आपकी क्रॉप के ऊपर बैठ के फीडिंग करना जरूरी है, और अगर आपका उस दौरान में स्प्रे प्रोग्राम हो गया और अगर ये एफिड किल हो गया तो आपका ये एफिड, ये वायरस ट्रांसमिट नहीं होगा। बट जो आपका पीवीवाई वायरस है, जिसको हम लोग जो है वो ऐसा वायरस है कि जिसके लिए आपका जो है कीड़े को फीडिंग करना जरूरी नहीं है, उसका पत्ते के ऊपर बैठना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसके स्टाइलेट के अंदर अगर ये वायरस कैरी किया हुआ है और अगर वो पत्ते की सरफेस के ऊपर आके बैठ गया है तो आपका स्प्रे प्रोग्राम जितना मर्जी इफेक्टिव हो वो आपका जो है वो आपकी क्रॉप को जो है वो इन्फेस्ट कर देगा। इसके लिए पूरी दुनिया में पीवीवाई की मैनेजमेंट के लिए हॉर्टिकल्चरल मिनरल्स ऑयल इस्तेमाल होते हैं, जो कि आपके इंसेक्टिसाइड के साथ डलते हैं, जो कि पत्तों के ऊपर अपनी एक लेयर बनाते हैं, वैक्सी लेयर बनाते हैं, ताकि आपका ये एफिड जो है वो उसके ऊपर वायरस ट्रांसमिट ना करने पाए, खसूसन पीवीवाई। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मैंने देखा है कि स्प्रे प्रोग्राम्स में इस चीज़ का अभी वो नहीं है रुझान। मैं एक ज़रा सी देर के लिए जी अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। मैंने एक अपनी स्क्रीन जो है वो स्विच करनी है आपकी इजाज़त से। मैंने कुछ आपके लिए एक स्प्रे प्रोग्राम एक मुरतब जो हम लोग करते हैं अपने फार्मर्स के लिए, वो मैं आपके साथ जस्ट शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर स्क्रीन शेयर चेंज हो गई हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। जी जी, हो गई है चेंज। ओके। ये एक स्प्रे प्रोग्राम है। जाहिर बात है मेरा एक लिमिटेड नॉलेज है, हर बंदे का एक लिमिटेड नॉलेज होता है, बट जो लोग भी अगर अपना एक इफेक्टिव सीड क्रॉप प्रोग्राम करना चाहते हैं उनके पास एक स्प्रे प्रोग्राम लाजमी होना चाहिए। आप किसी पेस्टिसाइड, किसी कंपनी के मरहूने मिन्नत ना रहें, आपको खुद पता हो कि कौन सा केमिकल इस टाइम पे इंडस्ट्री में है और उसकी क्या अफादियत है। मैंने इसको सीड ट्रीटमेंट से शुरू किया जी। हमारे यहाँ 2 इंपॉर्टेंट सीड ट्रीटमेंट सिस्टम चल रहे हैं, 2 मल्टीनेशनल कंपनीज के, वाइब्रेंस प्रीमियम है, एमिस्टो है। मॉनकट खत्म हो चुका हुआ है। ये आपका सीड ट्रीटमेंट जो है ये आपका ज्यादातर राइजोटोनिया के अगेंस्ट आप लोग जो है वो सोइंग के टाइम पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप सीड काटते हैं तो आप उसको पाउडर फंजीसाइड भी लगा लेते हैं, टॉप्सिन एम है, या इसके अलावा और चीजें लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका मैं आ जाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है स्प्रे प्रोग्राम में वो है ब्लाइट्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोग्राम। इस टाइम पे जो मैं अपने ग्रोअर्स को गाइड करता हूँ उसमें कम से कम मैं उनको 15 से 20 केमिकल्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, और अभी ये लिस्ट पूरी नहीं है, मार्केट में इसके अलावा भी केमिकल मौजूद हैं। बट आपके पास 15 से 20 चॉइसेस होनी चाहिए कि आप अपनी बीमारी की नोयत के हिसाब से आप उसको अप्लाई कर सकें। कुछ क्यूरेटिव हैं,
कुछ आपके प्रिवेंटिव हैं, कुछ का जो मोड ऑफ एक्शन है वो कॉन्टैक्ट है, किसी का सिस्टेमिक है, किसी का ट्रांसलैमिनर है। सो आपके पास अगर ये लिस्ट अवेलेबल हो, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो आपके लिए एक्शन लेना बहुत जो है वो आसान हो सकता है। इसी तरह फिर आपकी एफिड कंट्रोल प्रोग्राम के लिए आपके पास सकिंग इंसेक्ट्स का एक पूरा आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से इस तरह इंसेक्टिसाइड्स हैं, इफेक्टिव हैं, जो कि इस ग्रीन पीच एफिड के लिए, ऑब्वियसली बाकी भी आपके इंसेक्ट्स आते हैं, ग्रीन वाइट फ्लाइज आती हैं, थ्रिप्स आता है, बट जाहिर बात है हमें ज्यादा एहसास जो है वो इस ग्रीन पीच एफिड का है कि वायरस वेक्टर है। सो आपको एटलीस्ट एफिड के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव जो केमिकल्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से हैं। अगेन फिर उसका मोड ऑफ एक्शन वो सिस्टेमिक है, वो कॉन्टैक्ट है। सो ये मेरी गुजारिश है कि हम जो भी फार्मर हजरात, रिसर्चर हजरात, जो भी सीड क्रॉप प्रोग्राम के ऊपर जो है वो फार्मर से जब भी बात करें, उनके साथ एक स्प्रे प्रोग्राम उनको जरूर गाइड करें, ताकि फार्मर जब स्प्रे करने लगे तो वो किसी उस टाइम पे किसी स्प्रे कंपनी के मरहूने मिन्नत ना रहे, जो उसने गाइड कर दिया तो उसने वो कर लिया, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो आपकी पूरी रहे। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल स्मार्टफोन जो है वो हर हमारे साथी के पास जो है वो अवेलेबल है। आप जब भी अपना आपको टाइम मिले, आप अपना जो है वो सिंपल आप उसको गूगल करें, और आप अपना एक दुनिया में एक फोरम है जिसको हम यूरोब्लाइट बोलते हैं। खबर ये भी स्क्रीन शेयर हो गई है? जी हो गई है, फर्क हो गया। ओके। ये पूरी दुनिया का एक केमिकल्स की लिस्ट है, मुख्तलिफ सालों की, कि किस किस साल में किस किस फंजीसाइड ने बेहतरीन परफॉर्म किया है पूरी दुनिया में। इस तरह के दो फोरम्स अवेलेबल हैं, एक यूरोब्लाइट का फोरम अवेलेबल है और एक एशिया ब्लाइट का फोरम अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली एशिया ब्लाइट का फोरम को इतना एक्टिव नहीं है, सो आपको बहुत सारी चीजें आपको एशिया ब्लाइट के फोरम पे नहीं मिलेंगी, बट जब आप यूरोब्लाइट के फोरम पे जाएंगे तो आपको हर साल की ये लिस्ट 2022 तक की अपडेटेड है। हर साल में आपको टॉप परफॉर्मिंग केमिकल जो है वो आपको नजर आएगा कि किस केमिकल ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर मैं जस्ट एक केमिकल अगर आपके साथ शेयर कर लूं, अगर आप ये देखें तो एक केमिकल है 2022 में, इसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है, 4.9 रेटिंग है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल। इस केमिकल की क्या खासियत है वो यहां पे लिखी गई है। ये लीफ ब्लाइट के लिए अहम है, ये ट्यूबर ब्लाइट की इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, ये न्यू ग्रोथ को कितना आपका प्रोटेक्ट करता है, स्टेम ब्लाइट को कितना प्रोटेक्ट करता है, इसकी खासियत क्या प्रोटेक्टेंट की है या क्यूरेटिव की है। ये बहुत अहम है कि आपका कौन सा केमिकल प्रोटेक्टेंट है और कौन सा क्यूरेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहला लिस्ट में नाम देखूं तो कॉपर का जिक्र किया गया है, तो कॉपर आपका प्रोटेक्टेंट केमिकल है, क्यूरेटिव नहीं है। बहुत सारी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस चीज को ज़हन में रखें कि वो प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड है। फिर रेन फास्टनेस है कि उस केमिकल में अगर बारिश उसके बाद हो जाए तो उसमें कितनी सलाहियत है। फिर उसका मोड ऑफ एक्शन है कि ये कॉन्टैक्ट है या सिस्टेमिक है। सो इस तरह की लिटरेचर इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है, खसूसन ब्लाइट के हवाले से, खसूसन एफिड्स के हवाले से। सो प्लीज इसको जरूर तवज्जो से देखें, क्योंकि हमारा बहुत सारा हमारा सीड प्रोग्राम में हमारा जो खर्चा हो रहा होता है वो हमारा स्प्रे प्रोग्राम के ऊपर जो है वो हो रहा होता है। सो मैं वापस आऊंगा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। हमने ये दो चीज़ों पे काफ़ी डिटेल में हमने बात कर ली है, एफिड के ऊपर, लेट ब्लाइट के ऊपर। बहुत जल्दी से मैं टच करूंगा सीड क्रॉप एग्रोनॉमी को। 80 से तकरीबन 90 दिन की हमारी ये फसल होती है, उसमें मुख्तलिफ दौरानिये होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, अगर सीड लेट लगता है तो आपका तो पहले 30 दिन तो आपके इमरजेंस में गुजर जाते हैं, फिर आपका वेजिटेटिव फेज, ट्यूबर इनिशिएशन फेज शुरू होता है तकरीबन 30 से 60 दिन के अंदर, फिर इस तरह आपकी ट्यूबर बल्किंग और मैच्योरेशन की तरफ जाता है। इसके अंदर मैंने कुछ सीधा सीधा जो चीज़ें लिखी हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट जो लिखी हैं वो ये हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी है नाइट्रोजन मैनेजमेंट। आप पहली जो एप्लीकेशन नाइट्रोजन की करते हैं इमरजेंस के लिए, बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। उसमें अगर आप एमोनिकल सोर्स यूज कर लेते हैं यूरिया का, तो मेरी गुजारिश ये है, मेरे अपने तजर्बे में यह है कि उसके बाद वाली फेजेस में आप एमोनिकल सोर्स से हट के नाइट्रेट सोर्स पे चले जाएं, क्योंकि वो आपका ज्यादा फेवरेबल सोर्स है आपकी क्रॉप के लिए, सीड क्रॉप के लिए, और डिजीज प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बहुत अहम है, आप बेसल में भी डालते हैं और उसके अगर बाद में भी इस्तेमाल की जाएं आपकी नंबर ऑफ ट्यूबर्स के लिए, ट्यूबर डेवलपमेंट के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए।
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल बहुत अहम है, खसूसन जिंक का, सल्फर का रोल बहुत अहम है। सल्फर को बहुत सारे लोग अब मैक्रो में गिनते हैं। जिंक आपकी अर्ली ग्रोथ में बहुत आपको हेल्प करता है। सल्फर जो है वो आपका एक तरह का कैरियर होता है बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। और जिस तरह हमारे यहाँ जमीन की एक पीएच का मामला है, तो हम अपनी जो है वो पीएच को भी एक लम्हे के लिए कंट्रोल कर लेते हैं अपनी बाकी बीमारियों के लिए, और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है हमारी फर्टिलाइजर्स की भी। पोटाश का रोल बहुत अहम है कि जैसी हमारी ट्यूबर इनिशिएशन हो जाए उसके बाद आपकी पोटाश एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। आखिरी मरहले में हम जब अपनी फर्टिलाइजर्स मुकम्मल कर रहे होते हैं तो पोटाश ट्यूबर बल्किंग पे लाजमी हम लोग अप्लाई करें, चाहे वो हमारी लिक्विड पोटाश हो या हम बेसल उसको एप्लीकेशन करें। एक चीज के ऊपर मैं बहुत जोर देना चाहूंगा, कैल्शियम है। कैल्शियम हमारे वेयर प्रोग्राम में भी बहुत कम यूज होता है, सीड में ना होने के बराबर है। कैल्शियम का अगर हम अपने सीड प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे तो ये ट्यूबर को स्ट्रेंथ देगा, हमारे ट्यूबर की सेल वॉल मजबूत होगी, स्टोरेज लॉसेज उसके अंदर कम होंगे, उसके अंदर रॉटनिंग जो है वो कम आएगी। तो इसको जरूर हम गाइड करें फार्मर्स को। और फिर बहुत अहम मरहला हमारा हार्म किलिंग का आता है कि हमारा कहाँ तक साइज पूरा हो गया और हमने उसको कहाँ तक इसको हार्म किलिंग करनी है। अगला मरहला हमारा आता है हार्वेस्ट एंड हैंडलिंग का। इसमें हमने अब अपनी फसल का तकरीबन 80 दिन का, 85 दिन का, 90 दिन का दौरानिया गुजर चुका हुआ है। हम लोग अपनी जो हार्वेस्ट असेसमेंट है उसको हम देखते हैं स्ट्रिप टेस्ट मेथड से। 10 फुट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्यूबर का साइज देख लेते हैं कि कौन कौन से साइज में कितने कितने ट्यूबर फॉल कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपनी जो है वो हार्म किलिंग जो है वो करते हैं। हार्म किलिंग हमारे यहाँ मैकेनिकल भी हो रही होती है, केमिकल भी हो रही होती है। बट इसमें गुजारिश है कि मैं अगली एक पिक्चर में शेयर करूंगा कि जो भी आप मेथड यूज करें कोशिश करें कि, क्योंकि ये आपकी हार्म किलिंग हो रही है मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, जब आपका एफिड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। सो अगर कोई भी ग्रीन पार्ट रह जाएगा तो एफिड अगर उसके ऊपर आके फीड करेगा तो वो एक वायरस का सोर्स है। आप हमने अपनी तरफ से एक मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ जी अब तो हार्म किलिंग हो गई है, बट वो जब तक आपका ऊपर से बेल का जरा सा भी हिस्सा है तो वो आपका सोर्स है आपका वायरस का। ये जिस तरह मैंने एक तस्वीर ये राइट हैंड साइड पे लगाई हुई है, इस साइड पे आपकी पटाई हो रही है, बट इस तरफ देखें तो अगर हार्म किलिंग कहने को ये हार्म किलिंग हुई हुई है, बट आप ये देखें कि इसके ऊपर ये बेलें सही तरह तल्फ नहीं हुई हुई, और ये एक जरिया है आपके एफिड ट्रांसमिट होने का। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप हार्वेस्टिंग शुरू करें, स्किन मेच्योरिटी टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि ये सीड आपका स्टोर में जाना है, 6-7 महीने स्टोर में पड़ा रहना है। इसकी स्किन बहुत अच्छी सेट होनी चाहिए। इसका एक मेथोडोलॉजी सिंपल ये होती है कि आप कोई भी जो आप तोड़ा है उसके अंदर ये 10 किलो सीड डालें, उसको 2-3 दफा हिलाएं। अगर स्किन उतर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन अभी मेच्योर नहीं है। अगर 80-90% तक नहीं उतर रही तो इसका मतलब है कि आप अपनी हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इस दौरानिया में, हार्वेस्टिंग के दौरानिया में ब्रूजिंग और मैकेनिकल डैमेज को अवॉइड करना है। इसके लिए सबसे जो दो अहम चीजें हैं, बल्कि तीसरी चीज मैं भूल गया लिखना, डिगर है, हाई टेम्परेचर है और सॉइल मॉइस्चर है। ये तीनों चीजें अहम हैं आपके ये मैकेनिकल डैमेज और ब्रूजिंग में जो कंट्रीब्यूट करती हैं। डिगर आपका है, फिर सॉइल के अंदर मॉइस्चर कितना है, बाहर का एयर का टेम्परेचर कितना है। एक तहकीक ये कहती है कि अगर आपका 28 डिग्री से ऊपर आपका टेम्परेचर हो जाए तो अपनी सीड की हार्वेस्टिंग आप बंद कर दें, आप अपनी हार्वेस्टिंग ना करें और उसको आप शेड के नीचे ले आएं, क्योंकि इसके ऊपर जाके आपका ट्यूबर टेम्परेचर आपका बढ़ता है और उसमें आपके डिजीजेस के, आपके जो है वो ब्रूजिंग के, मैकेनिकल डैमेजेस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं आपके। एक और चीज़ जो यहाँ पे अहम है, जिस तरह आजकल का टेम्परेचर है, और अगर खुदा न खास्ता यही टेम्परेचर आगे कुछ अर्सा चलता है तो 30 डिग्री से ऊपर जाके बाज वैरायटीज में एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम नॉबीनेस बोलते हैं। सीड के ऊपर, एक ट्यूबर के ऊपर एक छोटा सा ट्यूबर लग जाता है, उसको हम नॉबीनेस जो है वो बोलते हैं। वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से आपकी ट्यूबर की आपकी डोमेंसी ब्रेक हो गई है और उसने अपने आप को ग्रोथ में डाल दिया है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा ट्यूबर, एक ट्यूबर, दो ट्यूबर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। जो इसका मतलब ये हुआ कि वो सीड ने अपना पोटेंशियल, अपना विगर लूज करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, क्योंकि वो उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो गई है। सो टेम्परेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश ये करें कि हम जल्द अज जल्द अपना जो है वो सीड को हार्वेस्ट करें, और अगर किसी मजबूरी में अगर हम सीड आगे गया है, लेट लगा है, तो फिर हम एटलीस्ट उस नॉबीनेस वाले जो मसला है उसको हम जरूर एड्रेस करें। वो एड्रेस इस तरह होता है आपका कि आपको अगर लगता है कि अगर आपकी वैरायटी में नॉबीनेस आना शुरू हो गई है तो फिर आप उसको वेट ना करें, आप उसको फिर जल्दी हार्वेस्ट में आप उसको लेके आए, क्योंकि वो सीधा आपके सीड की पोटेंशियल आपका लूज कर रहा है जो अगले साल आपने इस्तेमाल करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो भी सीड हार्वेस्ट हो, अगर आपका मार्च के महीने में हार्वेस्ट हो रहा है, टेम्परेचर 28 से ऊपर जा रहा है, 30 तक जा रहा है, तो आप उसको शेड में लेके आएं, शेड में उसकी भराई करें, शेड में आपके तोड़े रहें, और शाम में आपका फिर वो स्टोर की तरफ डिस्पैच हो जाए, आपने उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग अच्छी कर ली हो,
और आपका जो है वो, और स्टोरेज में भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि आजकल अगर आप किसी भी स्टोर के बाहर से गुजरें तो स्टोर के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, ट्रॉलियां धूप में जो है वो खड़ी हुई हैं, और वो सीड है या वो राशन है उसने अभी स्टोर के अंदर जाना है। और अगर स्टोर का टेम्परेचर भी जो है वो अगर आपका कम है, अभी फैन सिर्फ नहीं चल रहे, तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है कि आपकी स्किन मैच्योरिंग, स्किन क्योरिंग नहीं होगी, जिसको हम सोबराइजेशन बोलते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवामिल हैं जो आपको हार्वेस्ट और हैंडलिंग के हवाले से जो है वो देखने हैं। सीड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 6 महीने हमारी, 4 महीने फसल खेत में रहती है, 6 महीने हमारी स्टोरेज में रहती है। स्टोरेज के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि जिसमें वूंड हीलिंग है, कि वूंड हीलिंग करवाना बहुत अहम है कि, और ये खास टेम्परेचर पे, खास ह्यूमिडिटी पे ये आपकी वूंड हीलिंग होती है। अमूमी तौर पे इसका दौरानिया 1 से 2 वीक्स का होता है, बट ये दौरानिया कम या ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, या डिपेंडिंग अपॉन द ब्रूजिंग और मैकेनिकल डैमेज जितने उसके ऊपर जो है वो आए हुए हैं। सीड को हम ठंडे कमरे में स्टोर करते हैं, 2 से 3 डिग्री नॉर्मल उसका टेम्परेचर होता है आपका। और हम अगर हम वूंड हीलिंग कर रहे हैं तो हम 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस उसको ड्रॉप करें अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे लाने के लिए। ये CO2 का सीड स्टोरेज के अंदर एक बहुत निगलेक्टेड कॉन्सेप्ट है। हम लोग CO2 को नहीं मॉनिटर करते सीड स्टोरेज के अंदर। अगर आप किसी भी सीड स्टोरेज के अंदर जाएं CO2 मीटर लेके, तो उसकी रीडिंग 10,000 से ऊपर आती है। CO2 मीटर हमेशा एरर देता है, जिसका मतलब है कि 10,000 से ऊपर है रीडिंग। अगर आपकी CO2 8,000 से ऊपर है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर सफोकेशन होगी, आपका ब्लैक हार्ट का मसला आ सकता है, आपका सीड फिजियोलॉजिकली एज कर रहा होगा, वो सीड अंदर से जो है वो आपका डेड होना शुरू हो जाएगा। तो CO2 को एग्जॉस्ट करना ठंडे कमरों में भी उतना ही जरूरी है जितना हम राशन के कमरों में करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं स्टोरेज के हवाले से। वेट रॉट है। अब वेट रॉट का सारा ताल्लुक आपकी फील्ड से है, कि अगर आपके पोटैटो के ऊपर मैकेनिकल डैमेज है, वहां से आपका ये बैक्टीरिया जो है वो एंटर होगा, और वो आपका वेट रॉट क्रिएट करेगा, आपका जिसको हम कह देते हैं कि जी दागी हो गया सीड, गल गया सीड। वो वूंड्स के थ्रू ही आपके सिस्टम में पेनिट्रेट करता है। ड्राई रॉट बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, फंगल डिजीज है, ये भी वूंड्स के थ्रू पेनिट्रेट करती है। इसी वजह से मैकेनिकल डैमेजेस और ब्रूजिंग को जितना हम अवॉइड करें, ये दोनों मसले मसाइल आपके स्टोर के अंदर हल हो सकते हैं। फिर इस तरह कैल्शियम का इस्तेमाल है, उससे आपका जो है वो आपका स्किन मजबूत होती है, जिस तरह की हमारी मैनुअल हैंडलिंग है। तो उसके साथ हम अगर कैल्शियम भी अपने उसके अंदर इस्तेमाल कर लें तो हम इसको जो है वो इन दोनों बीमारियों को बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं। ब्लैक हार्ट एक प्योर डिसऑर्डर है स्टोर का, जो कि हाई CO2 की वजह से, सफोकेशन कंडीशंस की वजह से, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो है वो आता है। बहुत सारे स्टोर्स में हमने देखा है कि टेम्परेचर शॉक मिलता है, मतलब भराई बहुत, स्टोर फिलिंग बहुत देर तक चलती रही। एक स्टॉक ऐसा था जो स्टोर के अंदर था, एक स्टोर बाहर से गर्म स्टॉक अंदर आ रहा है, टेम्परेचर शॉक मिल रहा है, तो उसका एक जो है वो जो स्टॉक का बिहेवियर हो सकता है वो स्प्राउट होता है, कि आलू स्प्राउट कर सकता है। तो स्प्राउटिंग, जाहिर बात है, अगर आपका ड्यूरिंग द स्टोरेज स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाए तो वो भी एक लॉस ऑफ विगर है, कि वो आलू जिसने बाहर जाके जमीन में जाके या सोइंग से पहले स्प्राउट करना है, अगर वो ड्यूरिंग स्टोरेज स्प्राउट कर रहा है तो एक वेट लॉस का भी जरिया है, और प्लस आपका जो है वो स्टोर का सीड का पोटेंशियल भी वो लूज कर रहा है। सो ये स्टोरेज की कुछ, सीड स्टोरेज के हवाले से कुछ अहम चीजें हैं जिसको हमें मद्देनजर रखना है। इसको मैं इन 5 गुजारिशात पे रैप अप करता हूँ जी। सबसे पहली चीज, खावर साहब ने भी, डॉक्टर अजीम साहब ने भी बताया था कि ये हमारी फाउंडेशन है फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। इसमें बहुत सारी चीजें हम देख रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स बहुत अहम है, बहुत महंगा सीड होता है, बट इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ये आपकी क्वालिटी को ज़्यादा मद्देनज़र हमने इसमें रखना होता है क्वांटिटी की निस्बत, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन है अगले साल की। सो इसको जितनी एहतियात आप इसके ऊपर करेंगे, आपकी अगली साल की फसल उतनी बेहतर होगी। मैंने अपने पिछले 9-10 साल के मुशाहिदे में देखा है, एयरबॉर्न डिजीजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेड ब्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सॉइल बॉर्न डिजीज शायद आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, मेरी जिसमें छुट्टी स्कैब बात है, कर रहे थे जिसमें अगर साहब ने दसे राइजोटोनिया है, ब्लैक लेग है। सो सॉइल बॉर्न डिजीजेस के ऊपर हमें बहुत जो है वो काम करने की ज़रूरत है। इफेक्टिव स्प्रे प्रोग्राम और रोगिंग के ऊपर हमें फार्मर्स को गाइड करने की ज़रूरत है, कि आपका जितना स्प्रे प्रोग्राम आपका इफेक्टिव होगा उतना आप बेहतर कर सकते हैं। रोगिंग की प्रैक्टिस को हमें आम करना है, हमें इसको रूटीन में लेके आना है। एक आध पौधा निकल जाता है, एक एकड़ से 100 पौधे, 200 पौधे निकल जाएं, और आपका बाकी अगर सीड क्लीन हो जाए, सो कोई उसमें मजायका नहीं है। न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के ऊपर हमें खास तवज्जो देनी चाहिए सीड में, और खुसूसन जिस तरह मैंने रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने उसके अंदर बताया है, वो आपका जो है वो आपका सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है।
लास्टली जो हमारा प्रिडोमिनेंट सीड है, जिसने खावर ने बोला कि हमारा 80-90% ऑफ आर क्रॉप जो कि फार्म सेव्ड सीड से लग रही होती है, उसमें जो सबसे जो अहम चीज है वो है आपकी सीड की फिजियोलॉजिकल एज। कोशिश ये करें कि आपका सीड फिजियोलॉजिकली एज ना कर चुका हो, बहुत पुराना सीड ना हो आपका। बाजुकात क्या होता है कि आपका नया सीड होता है तो हम उसको हैंडलिंग के अंदर उसको एज करवा देते हैं, धूप बहुत ज्यादा लग जाती है, बहुत देर तक वो जमीन में रह जाता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरेज के अंदर स्प्राउट कर जाता है, तो उसकी एजिंग हो जाती है। इसका फार्म सेव सीड का एक जो सबसे क्रिटिकल क्राइटेरिया है कि आपका फिजियोलॉजिकली यंग सीड हो, और ये फिजियोलॉजिकली यंग सीड को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है जब तक आपके पास उसकी हिस्ट्री ना हो। यही उसकी है कि अगर आप अपना सीड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी एजिंग अवॉइड करें, और बहुत ज्यादा धूप लगना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी स्प्राउटिंग होना, ये आपकी फिजियोलॉजिकल एजिंग की तरफ आपके सीड को लेके जाती है। थैंक यू वेरी मच जी, ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। खाबर, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच फारूक, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली सारी सप्लाई चेन के जो इम्पोर्टेंट मराहल हैं, इंपोर्ट से लेके और फिर उसको लोकली उसकी मल्टीप्लिकेशन, फिर उसमें जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं, ख़ास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज का जो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए ना सिर्फ आलू में बल्कि बाकी क्रॉप्स में भी बना हुआ है, उसको भी आपने साथ कवर किया। और जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो सारे, और जो इम्पोर्टेंट पेस्ट और डिजीजेस थी वो सारी आपने कवर की और उनके मुनासिब हल, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि वैरायटी को सामने रखते हुए हमने अपने सारे फैसले और सारी चीज़ें हमने मैनेज करनी है। हाईली अप्रिशिएटेड, बड़ा प्रैक्टिकल नौयत का इल्म था जो हमारे साथ शेयर हुआ। मेरी मुझे बड़ी खुशी हो रही है, डॉक्टर साजिद नवाज साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ही इज़ ऑल्सो एक्सपर्ट इन ये डिजीज और पेस्ट कंट्रोल करने के ऊपर, इन्होंने भी हमेशा हमारे हमारे साथ साथ दिया और पोटैटो सेक्टर के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बाकी भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है देख के हेल्दी किस्म की पार्टिसिपेशन को। मेरी रिक्वेस्ट होगी पार्टिसिपेंट से कि अगर आप लोगों के क्वेश्चन हैं फरूक अजीम साहब के रेलिवेंट या एक्सपोर्ट के रेलिवेंट, तो आप प्लीज अपना माइक खोल के आप बात भी कर सकते हैं। अगर कोई इनपुट है तो वो भी आप दे सकते हैं। जी साजिद साहब प्लीज, सर प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब बात करें प्लीज। डियर पार्टिसिपेंट, खबर साहब, जुल्करनैन साहब, सभी दोस्त, फरफ अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई है। आपने काफ़ी डिटेल के साथ जो है ना चीज़ें कोशिश की है एड्रेस करने की। एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन का फॉन्ट जो था ना, दैट वाज माइक्रोस्कोपिकली विजिबल। तो जब आइंदा से ना प्रेजेंटेशन जब प्रेजेंट करें तो उसको ज़रा फॉन्ट को जो है ना अच्छा बड़ा कर लिया करें। मेरी तो आईसाइट वैसे भी है, तो माइक्रोस्कोपिकली देखना पड़ रहा था क्या क्या लिखा हुआ है। दैट वाज गुड। हमारा जो आज का मेजर टॉपिक था वाकई है कि सीड को हमने स्टोर में स्टोर कैसे करना है ताकि नेक्स्ट जिम्मेदार जो प्रॉब्लम फेस आ रहे हैं। मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है 20-25 साल का पोटैटो के ऊपर, दो चार चीज़ें मैं आपकी इंडोर्स करता हूँ, आपकी नज़र जो जिम्मेदार भाइयों की भलाई के लिए है। एक अभी खबर साहब को आया था कि जो वैरायटीज टॉप ट्रेंड के ऊपर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो टॉप ट्रेंड के ऊपर इसमी है, उसके बाद मेरियम है, एस्टेक्स है। ठीक है। वाइट वैरायटीज जो हैं वाइट स्किन, वो एक्सपोर्ट ज्यादातर हो रही हैं। ये टेबल पोटैटो के तौर पर इसमें जो है जो आस्टेक्स है हम कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल है, ठीक है। अ, चंद चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, जिम्मेदारों ने अभी जो है ना अपनी जो इंपोर्ट किया था सीड, उसको सीड पर्पस के लिए प्रिजर्व करना है। तो एफिड पॉपुलेशन जो है वो मजीद ऐड कर दूं आपके कि जब टेम्परेचर जो है 15 से सेल्सियस से ऊपर अबव जाता है तो एफिड पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। और एक फीमेल जो है वो पर डे 10 to 15 एग्स जो है वो ले करती है। और मैक्सिमम अपनी लाइफ स्पैन में उसने 200 से 300 जो अंडा है वो एग ले करना होता है। उसके लिए बेहतरीन जो इंसेक्टिसाइड हैं जिम्मेदार बाइयों को मैं बताने लगा हूँ, तो बेहतरीन उसको मिनिमाइज कंट्रोल करने के लिए वो डाइन्यूटोफिरान प्लस पाइमेट्राजीन का कम्बिनेशन है। ये बेहतरीन है इसको कंट्रोल करने के लिए एफिड को। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्लोरोपाइरीफास, ये दैट इज टोटली बैंड नाउ। अल्टरनेट आ गया है फिप्रोनेल, उसका स्प्रे कर दें। चूंकि बेहतरीन जो आपने बताया है, तो वेक्टर जो है बेहतरीन वेक्टर जो है पोटैटो लीफ रोल वायरस को जब वायु को ट्रांसमिट करने के लिए, और फीमेल जो है जब सैफ सक करती है पोटैटो लीफ रोल से, आपने बताया, मैं क्लियर इसको कर दूं बिल्कुल
कि उसने अपनी एग मैच्योरेशन के लिए सेल सैप इंसेक्ट सक करना होता है। हेल्दी प्लांट से जब इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट के ऊपर जाती है तो वो डेफिनेटली वहां पर अंडे भी देगी और सेल सैप जो है उसको सक करेगी जब हेल्दी प्लांट से, तो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसके लिए दो इंसेक्टिसाइड जो हैं, डाइन्यूटिफिरान प्लस पाइमेट्राजीन, ये अगर अवेलेबल मार्केट में, इनका बेहतरीन कम्बिनेशन जो है इसको कंट्रोल कर लेता है। दूसरा है फिप्रोनिल का स्प्रे कर दें। आपने बताया कापर, कापर इस वक्त जो है मुख्तलिफ फार्म पे बड़ी फाइन मालिकुलर फार्म है मुख्तलिफ कंपनियों के। हम चूंकि आपने बताए थे, लिस्ट बताई थी, हम कंपनियों के नाम तो नहीं ले सकते। हम ना जो जब प्रेजेंटेशन देनी होती है तो उस एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो मेंशन करना होता है। तो कापर बेस्ड फंजीसाइड मार्केट में अवेलेबल हैं। ये क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी है। जैसे कापर ऑक्सीक्लोराइड है, अक्साइन कापर के नाम पे आ गया है, बेंजोथायाजोलानिन है। तो ये एड्रेस करता है दो चीज़ों को, आपकी ब्लैक लेग को भी, और अगर स्कैब है तो उसको भी एड्रेस करेगा। तो आइंदा से राइजेक्टोनिया है जैसे आपने बताया है, तो फर्स्ट प्राइमरी रोगों के ऊपर, तो प्राइमरी रोगों के ऊपर हम इसको एड्रेस नहीं कर सकते, सिम्टम नहीं हो गए राइजेक्टोनिया के। ये तो एंड के ऊपर जो है। और जो आपने थोड़ी सी पिक्चर बताई है, थोड़ी सी उनका डिटेल से ना विजुअल ऑब्जर्वेशन बड़ी क्लोज होनी चाहिए थी, बड़ी नैरो थी। तो चूंकि हम अपेरेंटली नहीं बता सकते कि ये जो कर्लिंग हुई है लीव्स की, ये सिर्फ उसकी बेस के ऊपर है, राइजेक्टोनिया की बेस के ऊपर है। वो मल्टीपल कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हो सकता है। वो डेफिनेटली उसमें वायरस का अटैक भी आ रहा था। और समटाइम ऐसा होता है कि कम्प्लेक्स डिजीज जो है वो उसका अटैक हो जाता है। तो विदाउट आइडेंटिफिकेशन जो है, या बीइंग प्लांटोलॉजिस्ट, वही उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि इधर दैट इन्फेक्शन इज ड्यू टू राइजेक्टोनिया, और ये उसमें वायरस भी इंक्लूड हो गए हैं। दो तीन बातें और जो मैं शेयर करने लगा हूं कि डॉक्टर साहब, विद क्योंकि ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जितनी भी पिक्चर्स थी ना सर, ये मेरे अपने फोन से ली हुई हैं। और मैं जो पिक्चर्स मैंने लगाई हैं, ये मैं इसके ऊपर तो फुल कॉन्फिडेंट हूँ। तो यस, आपकी बात नहीं नहीं सही नहीं, है वो कि ठीक था, मगर वो और ज्यादा पैथोलॉजिस्ट ही उनको बता सकता एलैबोरेट है। होना चाहिए था। बड़ा स्मॉल फॉन्ट था उनका ना। मैं अप्रिशिएट आपको कर रहा हूँ कि सर, बड़ा हम ये आपका वर्चुअल ये नहीं मुझे वर्चुअल पता कि फोरम पे आपका मेजर कौन हम सा है, बैठे हैं। लेट मी टू टॉक। अच्छा, हम अच्छी हम अच्छी। वर्चुअल फोरम पे बैठे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट स्क्रीन आपके सामने है, आप उसको जूम इन भी कर सकते हैं। बट बताना मकसद सिर्फ ये है कि आपको जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हैं, आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो उसको हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज सर नहीं आ रही। आपकी सर आवाज। मैं कह रहा हूँ कि आई सर अप्रिशिएट सर यू बहुत डिटेल से, सर सर कम्प्रिहेंसिव, जो मेरे नॉलेज की चीज की सारी जिंदगी का निचोड़ा स्टोर है। हमारा आज का मकसद है कि सीड को कैसे हमने स्टोर करना है। तो जिम्मेदार भाइयों से यही गुजारिश है, आपने जो बता दिया है कि हर एक बात याद रखना कि स्टोर वाले से विजिट करते रहना है कि जब सीड स्टोर करेंगे तो उसका टेम्परेचर और उससे रखवाना है। जब टेबल पोटैटो को स्टोर करना तो उसका टेम्परेचर और होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मॉनिटरिंग करना होता है। आपने भी बता दिया, मैं बता रहा हूँ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको पता है कि जब वो उधर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा तो उसमें डेफिनेटली चिप्स जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसी के साथ साथ चीज़ें तो और बहुत सारी आपने जिक्र किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कोसे में जिंक है, सल्फर है, और बोरान का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने मेंशन नहीं किया था। तो सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे आल्सो प्ले वाइटल रोल। तो चूंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, और भी पार्टिसिपेंट है, उन्होंने भी एड्रेस करना होगा। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर साहब, ओवर साहब, टू यू। थैंक यू फॉर योर इनपुट। जो फरूक की जो प्रेजेंटेशन थी, जो आवाज थी, वो इतनी लाउड एंड क्लियर थी कि जहां पर अगर कोई फॉन्ट, वो मेरा ख्याल कोई एक्सेल शीट का फॉन्ट शायद थोड़ा सा छोटा था, बाकी प्रेजेंटेशन तो माशाल्लाह बहुत ये विजिबल और अच्छी थी, बहुत हाँ। बड़े फॉन्ट्स में थी। जी फरूक ने जो चीजें बताई ऑनेस्टली बहुत प्रैक्टिकल नौयत की, और जो फील्ड के अंदर जो जिस तरह बंदा चीजों को देख के बोल रहा होता है, उस तरह नजर आई कि जैसे वो फील्ड के अंदर खड़े हैं और चीजों को देख के हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी जैसे उन्होंने भी शुरू में कहा कि इल्म की हद कोई नहीं है, वो हर बंदे के पास उसका एक अपना एक्सपर्टीज और इल्म का एक लेवल है। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, कोई इनपुट है, कोई सजेशन है, कोई आपकी अपनी एक्सपर्टीज है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो फोरम इज ओपन फॉर ऑल यू पीपल जी। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन कोई नहीं है। मैं डॉक्टर अजीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम खबर साहब। सर, डॉक्टर साहब अस्सलाम प्लीज सर। वालेकुम सर सर। सर सॉरी, मैं सर सफ़र में हूँ, लेकिन सर फिर भी सर चले, अगर आवाज़ ऑडिबल है तो मैं इंशाल्लाह दो तीन गुजारिशात ही हैं मैं जो करना चाहता जी हूँ। जी डॉक्टर साहब, अच्छा प्लीज 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 डॉक्टर अच्छा साहब। सर, एक तो ये है कि कुछ जो सी एस स्टेट्स के एक मुल्क हैं हमसे सीड पोटैटो लेना चाहते हैं।
तो ये मेरी ये है रिक्वेस्ट कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे कि हम सीड पोटैटो उनको दे सकें। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर ये है कि कुछ अदर देन के हॉलैंड से हम ले रहे हैं, एक दो कंट्रीज जैसे अर्जेंटाइन है, वो कहता है कि आप हमसे भी सीड पोटैटो लें और हमारी क्वालिटी बाकी मुल्कों से अच्छी है। तो ये दो मेरे सबमिशंस हैं। ये काइंडली अगर डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा बयान कर दें। डॉक्टर साहब, बिफोर वी गो फॉर जो आपने सवाल पूछा है, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो जिन कंट्रीज की आपने बात की कि उनकी सीट की रिक्वायरमेंट है, डू वी हैव अग्रीमेंट, साइंड अग्रीमेंट विद दीज कंट्रीज जिनकी आप बात कर रहे हैं? कोई इसके लिए प्रोटोकॉल अभी हमारा इन इन प्रोग्रेस है या साइन हो चुका है या इसकी जरूरत नहीं है? ये थोड़ा सा फरमा दीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं, अभी एग्रीमेंट सर साइन नहीं हुआ। अभी जस्ट उनके डॉक्यूमेंटेशन चल रही है। पेस्ट रिस्क एनालिसिस की डॉक्यूमेंटेशन है। तो उसमें भी तो डेफिनेटली हमने मेंशन करना करना होता है ना जी कि कितनी रिक्वायरमेंट, आप कितना सीड हम उनको दे सकते हैं, ये लिखना पड़ता होता है। जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है ना पेस्ट रिस्क एनालिसिस की, वो वो चल रही है हमारे साथ ना उज्बेकिस्तान की। तो वो उस बेस पे जो है, फिर अगर हमारे पास पोटेंशियल ज्यादा कर सकते हैं उनको, तो फिर वो हमसे उसी मकदार में जो है वो सीड भी लेंगे। जी, वेल नोटेड डॉक्टर साहब। अगर फारूक इसके ऊपर आप कमेंट कर सकें, क्योंकि ये थोड़ा सा जेनेरिक नोइर का क्वेश्चन है, ये मेरा ख्याल है कि मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके ऊपर प्लीज आप कमेंट कर दें। उसमें खबर जो मुझे जहाँ तक इल्म है, जिस तरह खालिद साहब ने बताया कि वो शायद कोई क्वारंटीन का जो प्रोटोकॉल है वो अंडर साइनिंग है, वो हमारे यहाँ पेस्ट रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, डिजीज रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं। सो वो अहमियत की हामिल है। मुझे लगता है जो डॉक्टर खालिद साहब का जो सवाल है वो ये है कि क्या हमारा सप्लाई पोटेंशियल है, क्या हमारी प्रोडक्शन एग्जैक्टली हमारे। exactly, वो यही पूछना चाह रहे हैं। हाँ, उन्होंने शायद उस प्रोटोकॉल में बताना है उनको कि बताना हमारे है, पास इतना पोटेंशियल है सीट का ना। पोटेंशियल है ये उसमें। वो ये मेरी जो इसमें सबमिशन है वो ये है कि जिस तरह मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे कि हमारे यहाँ जो सीड इंपोर्ट होता है वो जारी बात है मल्टीप्लाई होके अगली फसल में जो है वो लगता है। तो तकरीबन जो है वो उसका शेयर 5 से 10% है। ठीक है, किसी सालों में 15% पे चला जाता है। ज्यादातर फार्म सेव्ड सीड होता है। तो उसमें ये होगा कि फार्म सेव्ड पंद्रह सीड तो परसेंट ऑफ फरूख, 15% ऑफ क्या टोटल टोटल क्रॉप 12 मिलियन टोटल टन की बात करें? हमारे यहाँ जितनी सीड क्रॉप पैदा हो रही है, अगर हम उसको देखें अपनी वेयर डेढ़ क्रॉप की। मिलियन है। डेढ़ हाँ, मिलियन है। तो 1.5 मिलियन टन की हमारी जो रिक्वायरमेंट है, तो अगर जिस तरह मैंने इस साल बताया कि आपका 7400 टन इंपोर्ट हुआ है, तो 7400 टन का मतलब ये है कि 6 से 7 टाइम अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 40-50 हजार टन या मैक्सिमम 60 हजार टन बनता है। तो तो मेरा कंपेयर ख्याल टू ये अच्छा फिगर है, क्योंकि तो अगर 50,000 टन भी हमारे पास है, अगर पाकिस्तान 7,000 टन लेके 12 मिलियन की क्रॉप बना रहा है, तो हम हम्म 50,000 अगर नहीं, एक्सपोर्ट करने इसमें की खबर हालत मेरा जो पॉइंट है ना उसमें ये है कि हमारे पास जो है वो जो ज्यादा बड़ा चंक है वो फार्म सेव्ड सीड का है। है। और फार्मर को भी जारी बात है फायदा उसका होता है कि जो मेरा फार्म सेव्ड सीड इस क्वालिटी का हो कि वो हम जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। सो मेरे ख्याल में फार्म सेव्ड सीड की तो क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है हमारे पास, अबंडेंट क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास। और फार्मर्स हमारे बहुत अच्छा अच्छा सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, रख रहे हैं और 3-4 साल उसको अच्छा यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो एक्सप्लोर किया जा सकता है इसको। हाँ, यस, वैरायटी स्पेसिफिक हो सकता है कि उनके यहाँ कौन सी वैरायटीज हैं। अगर तो वो यही डच वैरायटीज यूज कर रहे हैं तो आई गेस देयर इज नो इशू इन दैट, बिल्कुल प्रोवाइडेड एग्री। कि आपका रिस्क एनालिसिस सारा आपका वो हो जाता है, हमारा कंप्लाई कर जाता है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर खालिद साहब। सर, इसके ऊपर हम सेपरेटली बात कर लेते हैं। जिस तरह फारूक ने भी बताया कि फार्म सेव्ड सीड जो है वो तो मेरा ख्याल जैसे पुल आएगा उतनी पीछे प्रोडक्शन बन जाएगी, वो तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। अलबत्ता जो हमारी टिश्यू कल्चर लैब्स हैं उनसे भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है कि उनके पास एग्जैक्ट स्टेटस क्या है इस वक्त प्रोडक्शन का। तो कुछ टिश्यू कल्चर लैब का जो G1, 2, 3 जो पहली स्टेजेस वाले सीड है वो वहां से उठा के, और जो फार्म सेव्ड सीड है वो दूसरा, उसको उसको तो जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही पीछे से प्रोडक्शन हो जाएगी। जिस तरह आपको भी पता है, पिछले कुछ साल पहले जब रशिया की डिमांड एक दो खास वैरायटीज के ऊपर बढ़ी थी, तो पीछे प्रोडक्शन भी बढ़ गई थी। मेरा ख्याल इसके ऊपर हमारे साथ चौधरी मकसूद जट साहब भी हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो चूंकि ग्राउंड के बंदे हैं और वो फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सोसाइटी को भी, तो वो अगर इसके ऊपर कमेंट कर दें कि हम हमें अगर इसके ऊपर अगर हमें उनको आंसर करना पड़े डीपीपी को कि कितनी हमारे पास पोटेंशियल है, कितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं सीड की खास तौर पे, तो कितना नंबर हमारे पास हो सकता है इसका? मकसूद जट साहब हैं हमारे साथ जी? सर, आपका माइक बंद है चौधरी साहब।
ये सर दोनों डेलीगेशन हमारे पास ही आए थे, उज़्बेकिस्तान का भी और इंडोनेशिया का भी। सवाल ये है कि जो हॉलैंड की, नीदरलैंड की मोनोपलाइज वैरायटी हैं, वो हम बीज एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। हम तो एक्सपोर्ट कर सकेंगे जो फ्री वैरायटी है, और फ्री वैरायटी भी डीपीपी जो क्लियरेंस दे और उसे पास करे और सारे मामला करे। ये दो मुल्क जो हैं वो हमारे, बल्कि तीन मुल्क जो हैं वो सीड लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में हम कैसे दे सकेंगे जो वो ले, ये अगर मांग रहे हैं मोनोपली वाली कोई भी वैरायटी। मोजिका की मांग ज्यादा है, मोजिका किस तरह हम दे सकेंगे? वो बतौर सीड नहीं दे सकेंगे, वो छोटे स्मॉल साइज का हम राशन तो डिक्लेयर करके दे सकेंगे, लेकिन उनका सर्टिफिकेट कौन देगा? कोई भी नहीं देगा, ना डीपीपी वाले या दूसरे नहीं। तो दूसरे सर, आपने जो डॉक्टर नवाज साजिद साहब ने भी बताया और बाकी ने भी बताया, प्रेजेंटेशन दोनों की बहुत अच्छी है। स्टोर में जो बीज रखा जाता है उसमें स्टोर का बीज भी होता है, उसमें ठंडा चिप्स वाला भी होता है, उसमें राशन भी होता है। ये जो बता रहे हैं हमारे साथी बहुत अच्छे, कि उसको विजिट करते रहना। विजिट स्टोर वाले कहाँ करने देते हैं? वो ताला लगाते हैं, उसके बाद जिसने 200-400 बोरी रखी नहीं होती है जिम्मेदार ने, वो कोई नहीं जाता ना, वो उस वक्त जाता है जब स्टोर का बीज जाना होता है। तो आपने जो फरमाया कि एक्सपोर्ट के मामले में अगर किसी ने बात करनी हो, सर ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो कमेटी सिफारिशात भेजी थी, वजीर सीनियर वजीर डिप्टी वजीर आजम की सरबराही में जो कमेटी बनी है, वो दिलचस्प बात ये है कि 5 अजला से आलू एक्सपोर्ट होता है। ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, बिहाड़ी, थोड़ा सा मियाँ चन्नू और कसूर। और उस कमेटी में 5 अजला से एक फार्मर भी नहीं है, और ना वह 5 अजला से एक एक्सपोर्टर है। और 46 साल से जो पोटैटो एक्सपोर्ट सोसाइटी काम कर रही है, इवन के कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में प्रेजेंटेशन पोटैटो ग्रोअर सोसाइटी के नुमाइंदे दे के आए हैं, मैं दे के आया हूँ। तो सोसाइटी को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 24 लोगों की कमेटी है, और गवर्नमेंट बताती है कि 93% पंजाब में आलू पैदा होता है, और फार्मर्स कोटे में एक सिंध से है, एक बलूचिस्तान से है, एक केपी से है, और एक गिलगित बल्तिस्तान से है। जो हमारे एक पूरे पंजाब से एक बंदे हैं, वो पोटैटो एक्सपोर्टर के तौर पर लगा लें, इंपोर्टर के तौर पर लगा लें। वो हमारे पिंडी से, टेक्सले से हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, लेकिन कोर एरिया से कोई बंदा नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं, 5-6 बंदों की कमेटी होती है, और मैं समझता हूँ कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और पाकिस्तान हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ने एक्सपोर्ट के लिए बेपनाह काम किया है। ये 5-6 बंदों की कमेटी होती तो शायद कोई मुस्बत मुस्बत रिजल्ट होते। कल तक तो एक्सपोर्ट के मामले में कोई मुस्बत रिजल्ट नहीं है। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। चौधरी साहब, आखिर में आपने जो गिला किया उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा। बाकी शुरू में तो आपने हदायत ही फरमाई। सर एक्चुअली बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो ऊपर वाले लेवल के ऊपर डिसाइड भी हो रही होती हैं और एड्रेस भी हो रही होती हैं। हमारा काम ये है कि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो यहाँ पर जिनके साथ हमारा डेली बेसिस पे इंटरेक्शन भी होता है, हम आपको हमेशा आपको ही नहीं बल्कि बाकी भी जो जितने हमारे मोअज़्ज़ज़ साहिबान हैं उनको साथ रखते हैं। और ये एक बड़ी लिस्ट गई थी जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं, एक लंबी लिस्ट गई थी। और मैं उसका ड्राफ्ट सेपरेटली आपके साथ शेयर भी करूंगा। आपका नाम मुबारक भी उसमें शामिल था सर। लेकिन अब वो आगे जाके कहाँ पे कैसे हुआ इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं है वो। बट जो लोग उसमें हैं उसमें पंजाब से एक्सपोर्टर्स तो हैं, जेन्युइन जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, ये आपको भी पता है, आपने वो लिस्ट देखी होगी। आई होप कि वो अच्छे से जो पंजाब साइड के जो इश्यूज हैं या जो ज़रूरियात हैं उनको वो एड्रेस कर सकें। आपके भी अच्छे दोस्त हैं उसमें। आप नहीं तो चले आपके दोस्त सही, मकसद तो ये है कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचनी चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर ये आपका गिला जायज़ है, इसके ऊपर हम आपसे माजरत ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई और बात करने को है नहीं सर। अरे एंडोर्स करता हूँ कि चौधरी साहब ने जो कहा कि बिल्कुल कोर एरिया से एक मेंबर तो होना चाहिए था ना। चौधरी साहब नाम ही होते कम सर से कम चौधरी एक साहब हैं पाँच ना। पाँच
चौधरी साहब है ना, अभी भी बैठे हुए हैं, और हर चौधरी साहब के बगैर मीटिंग कहाँ होती है सर? नहीं नहीं, देखे ना कि एक कोर एरिया से चौधरी साहब को इग्नोर कर दिया गया। ये मैं भी इनको एंडोर्स करता हूँ कि एक 5 डिस्ट्रिक्ट से कोर एरिया, उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था, बिल्कुल ना। डॉक्टर साहब कर लेते हैं इसके ऊपर, चौधरी साहब से अलग बात करते हैं। मेरा ख्याल ये लोगों के जी जी। जरा ये तीन। मौजूद से हट रहे हैं हम लोग। चौधरी साहब आपसे अलग बात करते हैं और इसके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई कोई अगर कमेंट है तो आप कर सकते हैं, वरना हम कंक्लूड करते हैं जी आज के सेशन को। मैं डॉक्टर अजीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को कंक्लूड करें, उसके बाद फिर हम इजाजत चाहेंगे लोगों से। डॉक्टर थैंक यू वेरी साहब। मच। खास तौर पे मैं हमारे जो कोलीग हैं डॉक्टर वजीम साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक पूरा सप्लाई चेन जो सीड का है, ये इसकी इम्पोर्ट किस क्वालिटी की हम जो सीड है वो इम्पोर्ट करते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, वहाँ क्या इश्यूज हैं, किस ग्रेड का होता है, ये मेरे लिए भी बड़ी एक इंफॉर्मेशन, हम सबके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है वैरायटी को। और उसके बाद फिर जो उन्होंने कहा है कि जी उस वैरायटी जो कि इम्पोर्ट हो रही है उसका जो नॉलेज बेस है पीछे कि ये किस बैकग्राउंड की है, कितनी ससेप्टेबल है, किस डिजीज के अगेंस्ट ये ससेप्टेबल है, तो अकॉर्डिंगली हम अपनी जो क्रॉप मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। मेरे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने आज शेयर की है कि हम कहाँ कहाँ से ये इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये इनका था। उसके बाद इन्होंने जो मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से जो उसकी मैनेजमेंट है उस पर भी बात की। स्प्रे प्रोग्राम का एक बड़ा अच्छा इन्होंने रखा कि जी बजाय इसके कि आप एक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए आपके पास वो ये इंफॉर्मेशन अगर हो तो आप बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि हमने कौन सा जो है जो स्प्रे है और किस स्टेज पे हमने ये करनी है। मेरे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा इन्होंने जो वर्ल्ड में टॉप परफॉर्मिंग जो केमिकल्स हैं वो भी मेरा ख्याल है हम सब के लिए, ग्रोवर्स के लिए, सीड प्रोड्यूसर के लिए एक अहम इंफॉर्मेशन थी। हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, स्टोरेज, ये चीज़ें सारी भी बड़ी अहम है। और मैं अपने जज साहब से मुतफिक भी हूँ कि ये अनफॉर्चुनेटली जो स्टोरेज में जो सीड ग्रोअर्स है उसकी एक्सेस जो है कम होनी चाहिए। तो इसको भी खबर, इस इशू को भी हम किसी वक्त देखते हैं। क्योंकि हमारा काम होता है कि अगर किसी किसी भी स्टेज के ऊपर कोई इशू है और किसी वजह से वो एक्सेस नहीं है तो हम जो इसकी स्टोरेज वाले लोग हैं उनसे ज़रा बात करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेंगे। और मे भी हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उनको पता हो ड्यूरिंग स्टोरेज उनके साथ क्रॉप के साथ क्या हुआ, या वो किस क्या उसमें क्या प्रॉब्लम आया या नहीं आया। तो ये बड़ा अहम था। एक और चीज़ मैं ज़रा कंक्लूजन में कहना चाहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने स्टार्ट में बात की जो एनएसए, मुझे खुशी है कि यूसुफ जफर साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, हमारे साहब चेयर में है, तो हमारे उस्ताद भी हैं, तो आई हाईली एक्नॉलेज। और ये इनकी भी बड़ी खिदमात हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है निगाह है पीआरसी में, उसकी बुनियाद इन्होंने रखी थी। और उसके बाद वहाँ जो भी हुआ है, टिश्यू कल्चर का काम हुआ है, उसके बाद पोटैटो का इस वक्त एरोपोनिक टेक्नोलॉजी है, ये सारी उस सिलसिले की कड़ियाँ हैं। तो उसी उसी इंस्टीट्यूट में, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल का जो वहाँ काम कर रहा है। तो वहाँ जो खबर जो जो मैं इंफॉर्मेशन यहाँ अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूँ कि यकीन करें कि ये जो मुल्क के अंदर, और ये जो एक्सपोर्ट की बात भी हो रही है, बहुत सारी वैरायटीज हैं जो इस वक्त फ्री हैं यानी वो लाइसेंसिंग से, और वो इम्पोर्टेंट वैरायटीज हैं, उनकी इंटरनेशनल डिमांड है। आप मुझे ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम उन जो लाइसेंस जो फ्री वैरायटीज हैं क्या उनका हम सीड यहाँ मल्टीप्लाई करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये कौन कौन सी डिमांड है जिन मुल्कों की बात हुई है। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये जो इस वक्त फैसिलिटी जो है एनएआरसी में बनी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और उन्होंने इस साल कमर्शियली जो पोटैटो सीड है मिलियन मिलियन नंबर जो है वो उन्होंने इस वक्त ऑफर किया है पब्लिकली ऑन ऑन न्यूज पेपर कि जी आप हमसे बाई कर सकते हैं। उसकी प्राइसेस भी काफ़ी रिजनेबल रखी है उन्होंने। दूसरा ये है कि मेरा जाती मुशाहिदा ये है कि जब टिश्यू कल्चर बेस्ड मिनी पोटैटो जो सीड होता है, ट्यूबर्स होते हैं, जब ये हमारे पास जो एनवायरनमेंट है बड़ी डाइवर्स है, हमारे पास मल्टीपल एनवायरनमेंट्स हैं। मैं आपको बताऊं कि समर में, विंटर का मौसम होता है आप बबसर टॉप में, मैंने अपना जाती मुशाहिदा किया कि जब ये ट्यूबर बबसर टॉप में लगता है तो ये, क्योंकि वहाँ तकरीबन 12-13 घंटे की जो है ना ये सनलाइट अवेलेबल होती है, जो कि सर्दियों में कभी भी नहीं होती पंजाब में या बाकी इलाकों में। तो ये मेरा मुशाहिदा है कि वहाँ तकरीबन, अगर यहाँ तकरीबन ये बबसर टॉप के ऊपर वहाँ इलाका भी है आइडेंटिफाइड है, वहाँ जीबी के जो है इंस्टीट्यूट अदारे भी हैं,
तो ये अगर हम एक प्लान एफर्ट करेंगे भी इसके इसके ऊपर फिर हम एक एक्सपर्टीज बना के ना सीड मल्टीप्लिकेशन का जो मल्टीपल हमारे पास लोकेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो वेदर अवेलेबल है। आपका चल्लास में और वेदर है, एक एक क्रॉप आपकी पंजाब के बाद सीड की जो है चल्लास में पैदा हो सकती है। अगर आप फिर हाई जो है माउंटेन पे जाते हैं, जैसे मैंने बाबू साहब आपने जिक्र किया, और भी हैं बहुत सारे स्टोर है, वहाँ भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर लोग ये ग्रो करना चाहते हैं जी1 जी जनरेशन 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 का सीड, और वो वैरायटीज के जो फ्री हैं और मुल्क के लिए भी, काश्तकारों के लिए और एक्सपोर्ट के लिए भी, तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में मौजूद है। इसमें ये सारा नॉलेज बेस पीआरसी एनईआरसी के साइंटिस्ट के पास भी है। तो इसके ऊपर हम एक सेशन भी कर लेंगे, कहें तो एक वर्कशॉप भी हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, जो सीड पोटैटो के सीड ग्रोअर्स हैं। और इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है G0 की, और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सीड वहाँ पैदा होता है एनईआरसी में, वो डिजीज फ्री होता है, क्योंकि उसका इलाजा बाकी सारे एस्पेक्ट वहाँ मैनेज किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये आज का तो सेशन में फारूक साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह इसमें से जो नए इश्यूज इमर्ज हुए हैं, इसके ऊपर फर्दर हम हो सकता है अपनी को डेलिब्रेशन वेबिनार की शक्ल में या वर्कशॉप की शक्ल में जो एक्सपर्ट्स हैं सीड फर्दर सीड मल्टीप्लिकेशन के, और ये जो टिश्यू कल्चर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मौजूद है और जो एरोपॉनिक की टेक्नोलॉजी आई है, उनके एक्सपर्ट को बोर्ड करके हम एक मजीद सेशन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम साइड माई साइड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजीम खान साहब। उन्होंने इसको ऑफिशियली कंक्लूड किया। सर बहुत मेहरबानी। मैं आखिर में अजीम साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और अपनी जो फील्ड की एक्सपर्टीज इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। यकीनन ये हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन रही होगी। जितने बाकी मोअज़्ज़ज़ साहिबान हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, यूसुफ जफ़र साहब, चौधरी मकसूद जट साहब, डॉक्टर साजिद नवाज साहब, और जो दीगर मोहतरम पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। PH डेक ने अपने मैंडेट को सामने रखते हुए एक कोशिश की कि आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे फ़ारूक अजीम ने बड़ी डिटेल में बताया, डॉक्टर अजीम साहब ने बड़ी डिटेल में बताया। सीड बुनियाद है अगली अच्छी फसल के लिए, अच्छी यील्ड के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए। तो ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमने कोशिश की कि हम जो उसके लिए क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है वो आपके साथ शेयर करें। आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। फ़ारूक अजीम साहब का अगर नंबर किसी को चाहिए हो तो आप हमारे से पर्सनल ले सकते हैं, या इसके अलावा एक्सपोर्ट रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई इश्यूज हों, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हम अब हमारी टीम से चैट बॉक्स के अंदर हमारी टीम के नंबर्स आपको अवेलेबल हैं। आप PH डेक की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और कमेंट हो तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आखिर में एक बात करना चाहूँगा कि 29 और 30 जून और 1 जुलाई को लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर PH डेक एक एक्सक्लूसिव हॉर्टिकल्चर के ऊपर एक्सपो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद पंजाब गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है, जिसके अंदर पंजाब की जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की सारी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो शोकेस होंगी। 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स तशरीफ लाएंगे, और इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो अहम जो कंट्रीज हैं, जो जिनका कंट्रीब्यूशन है वैल्यू एडिशन वाली मशीनरी बनाने में और एग्रीटेक बनाने में, उनको भी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि PH डेक के साथ जुड़े रहें। PH डेक व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए अपने नंबर्स हमारे साथ शेयर कर दें, और हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स और जो हमारे वेबिनार्स या वर्कशॉप्स हैं उनके बारे में जानने के लिए आप हमारी फेसबुक पेज और जो हमारी वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर। बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी।